저를 오늘 처음 보신 분, 저를 अभी जो अब मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जो 저를 आ 처음 रहे 보신 분 हैं, पहली बार जो इनको देख रहे हैं, 축하드립니다. कॉन्ग्रेचुलेशंस। 오늘 처음 오신 분들은 잘 들으시면은 여러분의 인생이 바뀌어집니다. आज जितने भी लोग पहली बार आए हैं और इनसे मिल रहे हैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप अच्छे से आज सुनेंगे और समझेंगे बातों को तो आपका जीवन बदल जाएगा। 그러니까 오늘 이제 시작부터 끝까지 잘 들으셔야 돼요. तो शुरू से लेके अंतिम तक ध्यान से सुने। 근데 요 앞에 이제 요 샤론 로즈 마스터 분들은 어제도 제가 봤어요. लेकिन जो आगे बैठे हुए सैरन रोज मास्टर्स, कल भी इनसे मैं मिला था। 자, 이분들 표정이 5년 전 작년 때 표정하고 또 달라졌어. इनका जो पूरा अपीयरेंस है वो लास्ट ईयर से अभी जो है वो बिल्कुल ही बदल गया है। 엄청 밝아졌어요. 샤론 로즈 마스터. और देखिए इनके कपड़े देखिए कितने बदल चुके हैं। 이유가 있어. 이유가. इसका रीजन है, 나는 몇 년이 지나면은 애터미에서 진짜 큰 성공자가 될 거야 확신하고 있어요. ये इनमें ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है जहां पे इनको ये अब पता चल चुका है कि एटॉमी में ये सक्सेसफुल होंगे। 근데 요 두 분도 막 그렇게 좋아하시더라고. इन दोनों को भी देखिए, ये दोनों भी, 근데 이분들이 잘하신 게 있어. ये लोगों के में एक अच्छाई है, 애터미를 선택한 거예요. एटॉमी को चूज करने का। 그게 중요한 거예요. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 근데 선택하기 전에 분명히 애터미를 알아보는 시간을 가지셨어. और क्योंकि इन्होंने एटॉमी में आने से पहले एटॉमी को समझा, सोचा और उसके बाद ज्वाइन किया। 그러니까 여기 요 분들 요 앞에 계신 분들도 다 이렇게 세미나에 다 오셔서 애터미를 선택한 거예요. और ये सारे जितने भी आगे लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने सेमिनार को ध्यान से सुना, समझा और उसके बाद एटॉमी को सेलेक्ट किया। 그러니까 오늘 처음 오신 분들도 여러분 앞에 그죠? 내가 인생의 성공을 선택할 거냐, 실패를 선택할 거냐, 그 순간에 있다. और आप लोगों के लिए भी ये समय है कि आप एक ऐसा डिसीजन आज ले सकते हैं जहां पे आपका लाइफ बदल भी सकता है, अच्छा भी हो सकता है और यहां से ऐसे जैसे जी रहे हैं वैसा भी रह सकता 그러니까 이제 이 순간이 되게 중요한 순간이에요. है। ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है आपके लिए। 그러니까 제가 누구냐, 제 소개를 좀 드리겠습니다. मैं कौन हूं, मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। 저는 애터미에 2009년도 3월 달에 애터미에 입사를 했어요. मैं 2009 में मार्च को एटॉमी ज्वाइन किया। 지금부터 한 17년이 지났어. अभी बहुत समय हो गया, 17 साल से ज्यादा हो गया। 제가 입사할 당시에는 한국 애터미밖에 없었어요. जब मैंने ज्वाइन किया था एटॉमी तो एटॉमी सिर्फ कोरिया में ही था। 그때 당시에 입사했을 당시에 한국 애터미의 세일즈 규모가 지금 인디아하고 비슷했어. और जिस टाइम में कोरिया में एटॉमी खुला था, जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम में जो इंडिया का सेल है अभी, उस टाइम में कोरिया का सेल भी उतना ही था। 그러니까 이제 아주 초라하고 보잘것없는 회사였어요. और बहुत ही छोटी सी हमारी कंपनी थी उस समय। 그 저도 여기 와서 여러분들하고 똑같이 애터미를 알아보기 시작한 거예요. तो मैं भी आपके तरह इस तरह से एटॉमी ज्वाइन किया था जैसा कि आपने आज किया है। 그럼 그 전에 제가 뭘 했느냐? 자동차 부품 업체에서 15년을 일을 했어요. लेकिन ज्वाइन करने से पहले, उससे पहले मैंने 15 साल लगभग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया था। 그러니까 여기 보니까 현대 자동차, 기아 자동차가 있더라고요. यहाँ पे अगर देखेंगे तो हुंडई कार्स भी हैं और किया की कार्स भी हैं। 그 자동차에 리어 스포일러라고 트렁크에 달리는 그 부품을 제조해서 그 현대 기아 자동차에 납품을 하는 그런 일을 했어요. मेरा काम था कि उसके ट्रंक में एक छोटा सा पार्ट लगता है, उसको डेवलप करना, उसको बनाना, उसको डेवलप करके और फिर उसको किया या फिर हुंडई में एक्सपोर्ट करने का। 그러니까 저도 여러분 오늘 처음 오신 분랑 똑같이 이 다단계에 대해서 저도 몰랐어요. और मैं भी आपके तरह इस मार्केटिंग बिजनेस में, बिल्कुल इस मार्केटिंग बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। 그 저도 여기 와서 배운 거예요. मैं भी इसी तरह से आपके तरह से आके और समझा। 우리 회장 강의도 계속 반복해서 듣고 हमारे सीईओ का जो क्लासेस था उसको लगातार अटेंड किया। 그 제가 입사할 때 그 당시에 우리 홍영구 그때 그 임페리얼 마타님 아마 샤론 로즈 팀장 그 정도 됐어. और मुझे लगता है कि जो मिस्टर होंग है उस टाइम पे
सेलन रोज मास्टर ही थे जब मैंने ज्वाइन किया था 그 2009년도 3월 달에 뭐였죠? 지금 스타마스터예요. और स्टार मास्टर थे ये 2009 में 그것도 그 10몇 년 흐르니까 이제 임페리얼 마스터가 된 거예요. और फिर 10 साल बाद ये इंपेरियल मास्टर बन गए 그 사장님도 어떻게 해요? 10년 지나면은 임페리얼 마스터. तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा सेलन रोज खत्म होगा फिर आप इंपेरियल में जाएंगे 믿어요? बिलीव करते हैं 그렇지. 그렇게 되는 거예요. तो ऐसा ही होगा 그러니까 그때 전혀 몰라서 에테미를 몰라요. लेकिन मैं भी उस समय एटॉमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था 그래서 저도 이제 상품도 사용하고 계속 공부를 한 거예요. तो मैंने क्या किया मैंने स्टडी किया एटॉमी के बारे में और उसका प्रोडक्ट को भी यूज किया 그 저도 이제 에터미를 제대로 조사를 해야겠다, 알아봐야 되겠다고 생각을 합니다. उसके बाद मैंने सोचा कि सही में एटॉमी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए मुझे 그러니까 이제 알아보고 아유 제가 마음에 안 들면 난 다시 이 회사를 떠날 생각을 해요. और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो हटाओ क्या करना है 그래서 이제 상품을 사용해보고 다른 회사하고 다 비교를 해본 거예요. और फिर मैंने ये कंपनी को उससे छोड़ा और मैंने जो है एक रिसर्च किया जहां पे मैंने सारे और अदर इस टाइप के जितने भी कंपनीज थे उसको कंपेयर किया 그래서 이제 이거 팔릴 것 같더라고. और मैंने देखा कि इसका जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है बाकी कंपनियों से और मुझे लगा कि अच्छा बिकेगा 그 두 번째는 마케팅 플랜을 타사의 마케팅 플랜하고 다 또 비교를 해서 공부를 한 거예요. और उसके बाद फिर मैंने इसका जो मार्केटिंग प्लान है उसको कंपेयर किया बाकी कंपनीज के मार्केटिंग प्लान से 그러니까 다른 회사 마케팅 플랜보다 우리 회사 마케팅 플랜이 훨씬 더 좋아요. तो मैंने ये मुझे पता चला कि बाकी कंपनियों से हमारा जो मार्केटिंग प्लान है हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो ज्यादा अच्छा है 그러니까 피해를 주는 마케팅 플랜이 아니더라. और पीए देने वाली मार्केटिंग प्लान नहीं है ये 그리고 또 우리 회장님 또 알아봐야 되잖아요. 그래서 물어봤어. 회장님 왜 경영을 하시냐고. और फिर मैंने पूछा अपने सीईओ से भी उनसे भी क्योंकि पूछना पड़ेगा ना कि आप क्यों कंपनी स्टार्ट किया है 이분이 그러시더라. 자기는 이 경영을 하는데 돈을 버는 게 목적이 아니래. तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने का मेरा मोटिव नहीं है इस कंपनी से 자기는 돈 벌면은 뭐 이렇게 없는 분들인데 다 쓸 거래. और अगर मुझे पैसा ही कमाना होगा तो इसको सिर्फ मैं सेल करूंगा 그리고 또 돈을 벌면은 자기는 자기가 믿고 계시는 하나님을 전 세계에 전도를 할 거래. और मुझे वो उन्होंने कहा कि वो जो बिलीव करते हैं जिस रिलीजन पे यीशु मसीह पे तो उसको फ्लरिश करने के लिए ये काम करेंगे 그때 회장님이 저보고 나 예터미 경영해가지고 돈 벌어서 나 혼자 잘 먹고 잘 살 거야 이렇게 표현했으면은 나는 그때 이 회사를 떠나버렸어요. और लेकिन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अगर उनका जवाब होता कि आप मुझे सिर्फ यहाँ पे बिजनेस करना है और अपना बिजनेस करना है तो फिर मैं कभी भी इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करता 그래서 제가 한 4-5개월 동안을 조사를 한 거예요. लगभग इसी चीज पे मैंने लगभग 4 से 5 महीने रिसर्च किया 그러니까 오늘 여기 처음 오신 분도 제 얘기를 들으시고 여러분도 조사를 하셔야 돼요. मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग भी मेरी बातों को सुन के उसके बाद अपने से खुद से जाकर इस पे रिसर्च कीजिए 그 중요한 거예요. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए 제가 작년에 그 카자흐스탄에 갔어요. मैं लास्ट ईयर कजाकिस्तान गया था 근데 거기에서 지금 현재 로얄 마스터가 계세요. और वहां पे एक अभी रॉयल मास्टर है 그래서 제가 물었죠. 당신은 어떻게 이 애터미를 하게 되었느냐. तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे इस एटॉमी के बिजनेस में कैसे आए कैसे आपने सेलेक्ट किया इस बिजनेस को 그랬더니 자기는 이 애터미를 하기 그러니까 지금부터 4년 전입니다. 하기 전에 애터미를 5개월 동안 알아봤대요. उनका कहना था कि एटॉमी स्टार्ट होने से पहले मतलब एटॉमी को समझने से पहले उन्होंने जो है लगभग ये 4 साल पहले की बात है तो उन्होंने पहले एटॉमी के बारे में रिसर्च किया 그래서 애터미에서 나오는 상품을 다 구매해서 사용을 다 해본 거예요. उन्होंने पहले एटॉमी के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया उसको यूज किया 그리고 애터미 홈페이지에 거기 있는 영상, 동영상을 다 본 거예요. और उस एटॉमी के होम पेज पे जितने भी वीडियोस थे उन सारी वीडियोस को देखा 그리고 신문에 나오는 애터미에 관련 정보를 다 본 거예요. और उनके पास जितना भी एटॉमी का इंफॉर्मेशन था जितने भी वेबसाइट पे एटॉमी के इंफॉर्मेशन थे सब कुछ उनको सबको देखा 그러고는 그분이 애터미를 하기로 결심을 했대. और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एटॉमी में काम करना है 그래서 왜 그렇게 결심을 했느냐고 제가 물어봤어요.
तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया आपने? 했더니 자기가 이 애터미에서 판매되고 있는 상품은 내가 어떤 누구에게도 당당하게 전달할 수 있을 것 같다고 생각했대요. उनका कहना था कि उनको ये लगता है कि एटॉमी का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं किसी को भी बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ, इसलिए मैं एटॉमी को सेलेक्ट किया। 그리고 두 번째는 내가 진짜 열심히 해서 내 조직을 만들고 애터미에 성공을 했을 때 그 성공을 애터미가 지켜줄 수 있을 것 같다고 판단을 했대요. उनका ये भी कहना था कि मैं जो भी एटॉमी में जो भी कमाऊंगा और आगे वाले मेरे जितने भी मेंबर्स बनेंगे उन सारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने का काम एटॉमी लंबे समय तक करेगी। 그러니까 5개월 동안 조사를 해서 나름대로 두 가지 결론을 내린 거예요. उनका ये कहना था कि 5 महीने उन्होंने रिसर्च किया और 5 महीने रिसर्च करने के बाद ये 2 कंक्लूजन उनका निकला। 그리고 이분은 그 결심을 하고 난 다음에 매일 5시간만 자고 계속 애터미 사업을 했대요. लेकिन जैसे ही उन्होंने सेलेक्ट किया एटॉमी का बिजनेस करना और स्टार्ट किया, उसके बाद लगातार वो सिर्फ 5 घंटे सोते थे और काम करते थे एटॉमी के लिए। 그 사업이 별거 아니야. 계속 아는 분들인데 만나서 회원 가입시키고 상품 사용하게 만들고 세미나에 초대를 한 거예요. और उनका काम यही था कि वो लगातार जो है प्रोडक्ट को यूज करते थे, लोगों को बोलते थे, जब भी किसी लोग से मिलते थे उनको बोलते थे कि रजिस्टर करने के लिए उनको प्रोडक्ट देते थे ताकि वो उसको यूज करें और सेमिनार में जरूर आने के लिए कहते थे। 그러니까 어느 날은 5분을 만나고 और इसलिए उनके कंट्रीज में 어느 날은 काफी 20명을 만나고 किसी दिन उनको जो है 10 लोग मिलता था, किसी दिन 20 लोग मिलते थे, किसी दिन 50 लोग मिलते थे। 계속 그 일을 3년 반 이상을 계속 반복적으로 일을 하고 और ये लगभग उन्होंने 3 साल तक लगातार किया, हर दिन किया। 그래서 3년 반이 지나고 난 다음에 그분이 그렇게 열정적으로 일해서 로얄 마스터에 된 거예요. और उसके बाद आने वाले 3.5 साल के अंदर वो जो है रॉयल मास्टर बन गए। 그러니까 그분 한 4년 일해서 한 달에 2만 불을 버는 소득자가 된 거예요. और उसके बाद उनका इनकम का जो इनकम था, कमीशन था, वो था लगभग 20,000 USD के अराउंड। 그래서 제가 꿈이 뭐냐고 물어봤어요. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका ड्रीम क्या था? 그 1차적 꿈은 자기가 이 전 세계 글로벌 애터미에서 가장 빠른 시간 안에 임페리얼을 가는 것이 꿈이라. उनका ड्रीम था कि वो सबसे जल्दी पूरे वर्ल्ड में सबसे जल्दी एटॉमी में इंपीरियल मास्टर बनना चाहते थे। 그리고 그게 달성됐을 경우에는 그 뒤로는 내가 버는 돈의 일정 금액을 그 카자흐스탄에 없는 분들을 위해서 내가 도와줄 거라고. और दूसरा उनका ड्रीम था कि इस चीज को अचीव करने के बाद उस पैसे का वो सही इस्तेमाल करेंगे और कैसे करेंगे वो डोनेशन के थ्रू करेंगे, बाकी जो उनके आसपास लोग थे जो भी मुश्किल हालात में थे उनको उभारने का काम करेंगे। 그러니까 그분이 진짜 열심히 일을 하세요. और सच में वो बहुत ही मेहनत से काम करते थे। 그래서 올해 이제 크라운 마스터 간다고. और इसलिए इस ईयर वो जो है क्राउन मास्टर बनेंगे। 그러니까 오늘 처음 오신 분들도 그 시간을 가지셔야 돼요. और आपको भी ऐसे ही उस टाइम को सही यूटिलाइजेशन करना है। 그러니까 여기 앞에 계신 분들도 다 그런 어떤 의사 결정하는 시간을 가졌다고요. और जैसे ये लोग सब आगे वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी इतना समय लिया है एटॉमी को समझने के लिए। 그래서 저도 똑같아요. 저도 이제 4-5개월 동안 조사해서 애터미에서 남아서 열심히 일을 해야 되겠다고 결심을 하고. और इसलिए आपको भी ये डिसाइड करना होगा, रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड करना होगा कि आपको एटॉमी में काम करना है या नहीं। 그 입사하고 난 다음에 그 결심하고 난 다음에 한 6개월 지나고 난 다음에 제가 회장이 보고 나 미국 가서 법인을 설립하고 경영을 해 보겠습니다 하고 내가 얘기를 했어요. मैंने जब रिसर्च कर लिया फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा कंपनी। उसके 6 मंथ के बाद मैंने अपने सीईओ से बोला कि मैं यूएस जाना चाहता हूं और यहाँ पे एटॉमी स्टार्ट करना चाहता हूं यूएस में। 회장이 안 된대. उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं। 그걸 왜 그러시냐고 물어봤죠. मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों? 첫째 회사가 준비가 안 됐대. उनका कहना था कि हमारी कंपनी अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। 미국 법인을 오픈하고 투자를 해야 되는데 투자할 돈이 준비 안 됐다고. और उनका कहना था कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे होना चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, तो अभी नहीं हो सकता। 또 이유가 있습니까 물어봤어. तो मैंने पूछा कि कोई और रीजन भी है क्या? 아니 한국에 성공한 사업자가 없는데 당신이 미국 가가 오픈하면 누가 미국 회원들을 리크루팅 하느냐? 그게 안 된다고.
उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सक्सेसफुल लीडर्स भी नहीं है, तो वहां तुम जाओगे तो फिर वहां पे रिक्रूटिंग कौन करेगा? 그걸 또 이유가 있습니까? 물어봤어. मैंने फिर से पूछा कि इसके अलावा भी और कोई रीजन है? 자기가 보기에는 김 부장이 영어도 못하는데 왜 미국 가려고 그러냐고요. तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, यूएस जाके क्या करोगे? 저 영어를 못해 아직도. आप लोगों को पता है ना मुझे इंग्लिश नहीं आती, 뭐 그때 제가 미국 갈 때 아는 단어는 뭐 yes, no, thank you밖에 몰랐어요. लेकिन मुझे 3 चीजें आती थी बस, यस, नो, थैंक यू। 진짜예요. सच में। 아 그런데 일주일 뒤에 또 간다 그랬어. लेकिन फिर एक वीक के बाद जो है मैंने फिर उनसे पूछा कि जा सकता हूँ क्या मैं यूएस? 안 된대. उन्होंने फिर से मना कर दिया कि नहीं। 또 일주일 뒤에 내가 가서 하겠다고. तो एक वीक बाद फिर से मैंने उनसे पूछा, 그랬더니 알아서 하래. तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी है वो करो। 그래서 2010년도 2월 달에 제가 미국으로 갑니다. तो फिर उसके बाद मैं 2010 में मैं यूएस गया। 그래서 2010년도 2월 달에 미국 가서 예? 가자마자 영어도 못 하는데 사무실 렌트도 하고 उसके बाद 2010 फरवरी में जब मैं वहां गया यूएस, तो हमने जो है सबसे पहले मैंने जो है एक रेंट लिया एरिया को, 직원 4명 채용하고 और 4 लोगों को एज ए एम्प्लॉय हमने सेलेक्ट किया, 웨어하우스 렌트도 하고 और उसके बाद फिर वेयर हाउस भी एक बनाया, 은행 어카운트도 열고 उसके बाद फिर कंपनी का जो है अकाउंट भी बनाया। 3개월을 준비를 한 거예요. 4 महीने तक लगभग इस चीज का मैंने प्रिपरेशन किया। 그래서 2010년도 5월 20일 날 미국 법인을 오픈했어. और ये सब सारा कुछ करने के बाद मैंने मई 20 को 2010 को हमने यूएस में अपना ब्रांच खोला। 그러니까 막 초스피드로 오픈한 거예요. बहुत जल्दी हमने यूएस में अपना ब्रांच खोल लिया था। 근데 제가 미국 갈 때 좀 뭔가 궁금했던 것이 있어요. लेकिन जब मैं यूएस जा रहा था उससे पहले मुझे कुछ और भी काम करना था, मैंने कुछ और भी चीजों पे सोचा। 그러니까 이 애터미에서 팔고 있는 상품이 미국에도 잘 팔릴 건가 궁금했던 거예요. मुझे थोड़ा चिंता थी कि ये जो मेरा यूएस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूएस में बिकेगा या नहीं बिकेगा। 근데 이제 화장품은 잘 팔릴 것 같았어. लेकिन मुझे लगा था कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो तो जरूर बिकेगा वहां। 근데 우리가 많이 파는 이 해모임이 어떻게 될 건가 궁금했던 거예요. लेकिन सबसे ज्यादा मुझे था प्रॉब्लम था, मैं ये सोच रहा था कि हेमोइम जो है जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो हमारा बिकेगा या नहीं बिकेगा। 아, 우리 처음에 이제 오픈해서 해모임을 이렇게 사서 먹였더니 못 드세요. और पहले स्टार्टिंग में जब मैंने हेमोइम किसी को दिया भी तो वो लोग खाना नहीं चाहते थे। 아, 미국 분들이 먹는데 뭐 코를 막고 먹고. वो बोल रहे कि इसका स्मेल ऐसा था कि यूएस वाले सब लोग अपना नाक बंद कर लेते थे। 그리고 이게 이제 냄새가 나니까 막 커피처럼 물에 타서 먹는 거예요. और इसलिए एक बार मैंने ट्राई किया कि उसको पानी में भी मिला के दें कि वो पी ले। 근데 이게 몇 개월 지나니까 이 해모임이 가장 많이 팔려요. लेकिन कुछ समय के बाद ही हेमोइम जो है काफी अच्छा बिकने लगा था। 지금도 미국 법인에서 가장 많이 팔리는 상품이 해모임이에요. अभी भी यूएस में सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेमोइम ही है, 그러니까 왜냐하면 건강에 좋거든 먹으면. क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छा है। 야 그래서 야 이거 상품이 팔린다 생각. और इसलिए मैंने डिसाइड उस टाइम भी किया था कि सबसे ज्यादा जो है हमें हेमोइम के बारे में ही सोचना है। 그리고 또 하나 확인할 게 있었어. एक और चीज था जो मुझे कंफर्म करना था, 우리 마케팅 플랜이 원 글로벌 코드잖아요. और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो वन ग्लोबल कोड है। 그래서 이제 우리 미국 처음 오픈했을 때 이 수당의 지급 관계가 어떻게 되는지 확인하고 싶었어요. और उस चीज का उस इन्वायरमेंट में कैसा इम्पैक्ट होगा, क्या कैसे वो चलेगा उसमें वन कोड, वो भी मुझे कंफर्म करना था। 근데 제가 한 6개월을 경영해 보니까 야 문제가 없는 거예요. लेकिन मैंने जब इनको सब चीज को समझा और पढ़ा तो मुझे लगभग 6 महीने में ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ही अच्छा प्लान है। 그때 기분이 너무 좋았어요. और तो फिर मेरा मन बहुत खुश था। 그때 제가 세운 목표가 있어요. और उसके बाद मुझे एक मेरा पर्पस था, एक मेरा गोल था वहां पे ओपन करने का यूएस में। 내가 이 회사에 근무할 동안까지는 적어도 해외 30개국을 오픈할 거야. मेरा प्लान ये था कि कम से कम नहीं तो 8 से 9 महीने के अंदर मैं कम से कम जो है 10 और ओपन करना चाहता। 그리고 내가 이 회사에 근무할 동안에 적어도 해외 법인들 매출을 1조 이상을 달성할 거야. और मेरा एक और
मेरा एक और गोल था कि अगर जब तक मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो इसका मुझे जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखना होगा। 그러니까 그 목표가 제 다이어리 2010년도에 적혀 있어요. और ये मैंने जो है पूरा अपने कमिटमेंट से और ये डिसाइड किया था कि ये काम मुझे करना ही करना है। 그러니까 제가 미국을 6개월 경영해보고 애텀이 미국 법인이 잘 될 거라는 확신을 얻은 거예요. और इन जब सारी चीजों पे मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला 6 महीने में कि हाँ सही में मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो अच्छा काम है और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा यूएस में। 그러니까 마음이 바빠지는 거예요. और इसलिए जब ये मुझे पता चला तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को बिजी रखने का कोशिश किया कि मैं 그래서 जल्दी 내가 जल्दी 미국 काम करूं। 있으면서 2011년도 캐나다 오픈했어. और 2010 से फिर मैंने लगातार काम किया और 2011 में मैंने कनाडा में ओपन किया एक 야, ब्रांच। 그래서 내가 한국 빨리 들어가서 언제 전 세계를 오픈해야 되겠다고 생각해서 2013년도 다시 한국으로 컴백합니다. और जब इन दोनों जगह पे खोलने के बाद मुझे लगा कि अब हम लोगों को और भी बाकी कंट्रीज में भी ये काम स्टार्ट करना चाहिए, बाकी कंट्रीज में भी ये खोलना चाहिए। तो 2013 में मैं वापस कोरिया गया। 그러고 난 다음부터 막 계속 법인을 오픈한 거예요. 2014년도 타이완, 2015년도 싱가포르를 오픈했어요. उसके बाद ताइवान और सिंगापुर दोनों जगह 2013 और 15 में दोनों जगह स्टार्ट किया। 2016년도에는 캄보디아, 필리핀, 말레이시아, 태국만 4개. कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया इन सब जगहों पे 2016 में ओपन 그 किया। 다음에는 뭐 호주, 러시아, 뭐 중국부터 시작해가지고 막 계속 오픈하고. उसके बाद फिर लगातार ऑस्ट्रेलिया, यूएस और चाइना इन जगह पे खोला। 그래서 2020년도에 인디아를 오픈하고. और 2020 में हमने इंडिया में ओपन किया। 근데 제가 2010년도에 미국 가지 않았더라면 अगर मैं 2010 में यूएस नहीं गया होता तो 과연 인디아가 2010년도 오픈했을까? तो क्या 2020 में इंडिया में हम लोग ओपन कर सकते थे? 아마 몇 년이 뒤쳐졌을 거예요. हो सकता है कि और 4-5 साल 7 साल और ज्यादा लग जाता। 만약 그런 일이 일어났더라면 내 사장님하고 저하고 인연이 없어. इस कुछ भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा लेकिन हमारा और हमारे बिजनेस के प्रति उसका कुछ उसमें इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। 그것도 사장님 복이에요. और कुछ भी ऐसा होता भी है तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा आपको। 그러니까 이제 우리 사장님하고 저하고 인연이 된 거, 인연이. ये हमारा किस्मत है कि हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। 그러니까 오늘 처음 오신 분도 있잖아요. 그냥 들어보시고 확인하시는 시간을 가지세요. और इसलिए मैं जितने भी लोग आज नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज सुनिए और फिर इसके पीछे बात जाके रिसर्च कीजिए इस पे। 그러니까 제가 한 얘기가 사실인지 아닌지를 확인하시라. और मेरी जो बातें हैं वो सच में सही है या गलत है, उन चीजों को भी कंफर्म कीजिए। 그러니까 저는 그래서 2013년도 한국으로 돌아와서 열심히 이제 이렇게 법인을 오픈한 거예요. और उसके बाद मैंने वापस 2013 में मैं 보시죠. वापस आया कोरिया और फिर 요 잠시만데 이렇게 법인 오픈 이렇게 초라하게 해서 초라하게. ये पहली बार जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूएस में तभी का है। 요 이제 캐나다 오픈할 때 사진. और ये वाला कनाडा में जब ओपन किया था तब का है। 이 사람이 접니다. 이 사람이 접니다. ये मैं हूँ। 이제 이게 밴쿠버. 자 이거는 타이완 오픈할 때. ये ताइवान ओपन करने के समय के 저 옆에 일본, 싱가포르 오픈할 때 장면이에요. और उसके बाद जापान और सिंगापुर। 그래서 오늘 이 시간이 여러분에게 기회가 될 수 있다. और मुझे लगता है कि ये आज का समय, ये समय जो है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। 근데 제가 이제 한 15년 전을 돌이켜 보면은 제가 스스로 이제 물어봐. 내가 뭘 잘했지 이렇게. मैं कभी-कभी अपने आप से ये पूछता हूँ कि अब 15 साल हो गए तो मैं कभी-कभी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैंने क्या अच्छा किया होगा अभी तक में। 저는 지금 생각해도 제가 시작을 한 거예요. और मुझे बस एक चीज लगता है कि मैंने जो है स्टार्ट किया वो ज्यादा अच्छा था। 그러니까 제가 미국 2009년도 10년도 갈 때 100% 성공할 거라고 생각하고 간 게 아니에요. और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि 100% जो है हम लोग सक्सेसफुल होंगे जब मैं यूएस में स्टार्ट किया था। 그때 당시엔 5 내지 10%의 확률이 성공 확률이 있겠다고 생각하고 간 거예요. लेकिन कुछ भी परसेंटेज था, एक ऐसा परसेंटेज था जहां मुझे लग रहा था कि इतने परसेंट में हम लोग जो है सक्सेसफुल हो जाएंगे। 그리고 내가 거기 가서 시작을 한 거예요. और इसलिए मैंने वहां पे स्टार्ट किया। 그리고 내가 시작하면은 누군가가 이거를 채워줄 거야라고 생각을 하고.
और मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर स्टार्ट कर देता हूँ इसे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इसको आगे करेगा, कंटिन्यू करेगा। 내가 법인을 오픈하고 경영을 하게 되면 직원들이 도와줄 거야. और मेरा प्लान ये था कि कोई इसे मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई इसे आगे लेकर जाएगा और उसको मैं 10 साल 15 साल तक मैं उसको सपोर्ट करता रहूंगा। 그리고 거기 있는 우리 회원분, 사업자분들도 도와줄 거야. और वहां पे जितने भी लोग होंगे, जितने भी बिजनेसमैन होंगे, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, उन सबको भी हम लोग हेल्प करेंगे। 본사일의 리더분들도 와가지고 도와줄 거야. और जैसे मिस्टर इब्राहिम बैठे हैं जो ब्रांच को हेड करते हैं, वैसे लोग भी होंगे जो जाएंगे और उनको हेल्प करेंगे। 그리고 그렇게 하면은 운도 따라줄 거야. और अगर इतना मेहनत से सबको लोग काम करेंगे तो किस्मत भी हमारे साथ होगा। 그렇게 마음을 가지고 시작을 한 거예요. और इस तरह का माइंड से मैंने जो है स्टार्ट किया। 자, 그러면은 제가 처음부터 갔을 때 잘 됐을까요? 잘 안 됐을까요? आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से ही अच्छा कर रहे होंगे क्या हम जब हमने स्टार्ट किया होगा? 우선에 잘 됐을까 안 됐을까? सही स्टार्टिंग से ही हम लोग अच्छा कर रहे होंगे या नहीं? 잘 됐어? 잘 안 됐어요. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 오늘 진짜 여러분들 많이 오신 거예요. बोले बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 그러니까 처음 시작을 할 때 인디아보다 더 매출액이 적었어. और जब हमने वहां स्टार्ट किया था तो इंडिया का जितना हमारा इनकम जनरेट होता है उससे भी बहुत कम था। 회원 수도 작았어. और इतने मेंबर्स भी नहीं थे। 왜냐하면 그때 애터미가 알려지지 않았기 때문에. क्योंकि उस टाइम में एटॉमी को कोई भी नहीं जानता था। 그러니까 우리 먼저 이렇게 우리 SNS 상으로 이렇게 보면 애터미 정보가 없어. और उस टाइम पे मोबाइल पे देखने पे पता भी नहीं चलता था कि एटॉमी नाम का कुछ है भी या नहीं। 그러니까 거기 계신 분들이 애터미 하자 그러면은 저를 욕을 해. और उस टाइम में अगर मैं किसी को बोलता भी था कि एटॉमी करते हैं, आ जाओ हम लोग साथ में मिलके, तो मुझे गाली ही देता था वो। 그게 왜냐면 지금은 많이 알려져 있기 때문에 여러분들 막 애터미고 뭐 오크에서 들으셔가지고 그때는 아니에요. अभी जैसे आप लोगों को सब लोगों को हैंडफोन पे मिल जाता है कि एटॉमी कैसी कंपनी है नहीं है, इंफॉर्मेशन उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं था। 심지어는 제가 LA 가서 이렇게 원데이 세미나를 하는데 이렇게 40명이 오셨어. और एलए में गया था मैं वन डे सेमिनार करने के लिए। वहां पे 제가 이제 2시간을 강의를 했어요. और वहां पे लगभग 40 लोग के आसपास आए थे। 그 요렇게 앞에 앉아 있는 분이 이제 강의 그만하래. तो जब मैंने 2 घंटे वहां पे क्लास किया तो आप सामने जैसे ये ऐसे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि मत अब बंद करो इसे। 왜 그러시냐고 물어봤죠. मैंने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 그 당신이 하는 얘기를 내가 다 알아들었다고요. उन्होंने कहा कि आपकी जो इतनी बातें वो हमें समझ में आ गई। 이제 강의하지 말고 이제 솔직하게 좀 얘기를 하자 그. उन्होंने कहा कि अब ये क्लास हटाओ, अब मेरे से थोड़ा बात करो। 근데 이분 얘기는 뭐냐면은 아니 자기가 1년 정도 사업을 해봤는데 잘 안 되더라고요. उनका कहना था कि 1 साल तक हमने भी काम किया लेकिन ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ है। 당신은 여기 와서 강의를 하면서 잘 될 거라고 얘기를 하는데 진짜 솔직히 얘기하라고. उन्होंने कहा कि 1 साल से मैं भी काम कर रहा हूं लेकिन हमें कोई सक्सेस मिला नहीं है। आप जो इतना यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, सीधा बताओ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। 그러더니 저를 요래 쳐다봐요 이렇게. और फिर उन्होंने मुझे देखा ध्यान से। 얼굴을 보면은 뭐 살집 아저씨 같이 생겼대. आप 살을 파는 아저씨. और देखा तो मुझे लगा कि कुछ सामान वगैरह बेचने वाले लोग हैं ये। 그런데 말을 하는 거 보니까 사기꾼 같아. और लेकिन जब वो बोलते थे तो मुझे लगता था कि ये कुछ ऐसे चिटफंड वाला आदमी है। 저보고 사기꾼을 사기꾼. और मुझे देख के उन्होंने कहा कि साइको लगता है ये देखने से। 그래서 제가 알았다고 세미나 끝나고 나하고 얘기하자고. तो मैंने बोला कि अभी रुक जाओ, हम लोग जब सेमिनार खत्म हो जाता है उसके बाद बात करते हैं। 그 LA는 세미나는 저녁 6시부터 세미나를 해. और रात के लगभग 6 बजे तक हम लोगों ने सेमिनार किया। 6-7 그래가지고 밤 11시에 식당에 가서 햄버거를 먹으면서 막 야단을 쳤어. और 11 बजे जो है हम लोग दोनों गए और दोनों बात किए तो बहुत गालियां दी। 앞으로 LA 리더가 될 사람이 이렇게 마음이 약해가지고 어떻게 사업을 하느냐. मैंने उनको गाली दी और बोला कि तुम आगे लीडर बनने वाले इंसान हो और तुम ऐसे करके बात करते हो। 그러면 정신 좀 차리라고. मैंने बोला कि ध्यान से काम किया करो। 그랬더니 लेकिन वो शांति से बैठा हुआ था बस। 그분이 지금
LA에서 성공한 로얄 마스터. और अभी वो जो है एलए का रॉयल मास्टर है। 그러니까 제가 그분이 왜 그렇게 이긴지 제가 잘 알아요. उन्होंने क्यों ऐसा कहा वो मुझे समझ में आता है। 왜냐하면은 아니 애터미가 초라한 회사지 앞이 안 보이고 해도 힘들지 이러니까 당연히 그렇게 표현하는 거예요. उनका कहना बिल्कुल जायज था क्योंकि ना कोई इंफॉर्मेशन था एटॉमी के बारे में, ना कोई एटॉमी को जानता था, ना ही कोई आगे फ्यूचर देख रहा था। 그래서 제가 어떻게 해요? 돌아다니면서 애터미를 계속 전달해야 되잖아. लेकिन बट हमारा काम क्या है, हमको लगातार जो है एटॉमी के बारे में बताना है। 그래서 제가 여기 시애틀이에요. यहाँ पे सिएटन है। 여기서 이제 여기 비행기 타라고 여기로 옵니다. 비행기 타. इस तरह से मैंने फ्लाइट पकड़ के यहाँ गया। 이 비행기 시간이 5시간 반이 걸려. ये फ्लाइट का टाइमिंग लगभग 8.5 घंटे का था। 그래서 이제 여기 이제 탁 달라스라는 도시에 가가지고 100명이 들어올 수 있는 룸을 빌려가 세미나한다고 노티스를 했어. और उसके बाद यहाँ डेलासिस गया मैं ड्राइव करके, वहां पे लगभग 100 लोगों के बैठने का जगह था, वो ऐसी जगह को हमने लिया, रेंट किया। 처음에 갔더니 이렇게 7분 모신 거예요. तो लगभग 7 लोग आए थे वहां। 그거 어떻게 해요? 사원 외치고 똑같이 회사 상품 설명, 마케팅 분석, 비전까지 4시간을 또 세미나를. और तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 4 घंटे तक कंपनी का इंट्रोडक्शन, मोटो, क्या कंपनी का एम है, वो सब कुछ लगभग 4 घंटे तक मैंने उनको बताया 7 लोगों को। 여기 보면 휴스턴. हिल्स्टन है वो। 아이 거기 갔더니 한 분이 오신 거예요. वहां गया तो एक बंदा आया था बस वहां पे। 그래서 어떻게 해요? 한 분을 모시고 또 사원을 외치고 또 4시간을 세미나. और उसके बाद एक बंदा आया था, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया, मोटो से स्टार्ट किया, और फिर लगभग 4 घंटे हमने वहां पे क्लास किया। 그러니까 여기서 차를 타고 이렇게 이제 이동을 하는 거예요. 이게 이제 플로리다의 올랜도, 템파 이 도시. और उधर से फिर हमने स्टार्ट किया और फिर फ्लोरिडा तक गए। 근데 가는 데마다 5명, 10명, 1명, 2명 이렇게 와요. और जहां जहां भी मैं गया वहां पे कहीं 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 2 लोग, 아무래도 कहीं 어떻게 1 लोग। 계속 강의를 하는 거예요. लेकिन बट मेरा काम था कि मुझे सेमिनार करना था और हमने किया सेमिनार। 여기 보면은 여기 어디냐면 여기 이제 이게 샬롯이야, 노스캐롤라이나 도시예요. ये भी एक सिटी है वॉशिंगटन डीसी के बगल में। 그러니까 우리 직원이 거기 세미나를 가야 된다. और वहां पे हमने बोला कि सेमिनार करने के लिए आना है अपने 그 제가 궁금하잖아요. 야, 그 몇 명 온대 물어본 거예요. तो हमारा एक जो एम्प्लॉय था उन्होंने कहा कि कुछ लोग आएंगे आज सेमिनार में। तो मैंने पूछा कि कितने लोग आएंगे, 3명 온대, 3명. तो उनका कहना था 3 लोग आएंगे। 그래도 어떻게 가야죠. लेकिन फिर भी हमने सेमिनार करना था तो हमने किया। 여기가 이제 아틀란타 여기까지가 차로 한 5시간이 걸려. यहाँ से फिर अटलांटा तक गए हम लोग, लगभग 5 घंटे लगे जाने में। 직원하고 둘이 차를 운전하고 가는데 전화가 온 거예요. तो उसके बाद जब हम लोग वहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने अटलांटा जाने के लिए, तो बीच में एक कॉल आया। 한 분이 전화 가지고 세미나에 못 오겠다고 전화 온 거예요. तो उनमें से एक बंदा था, उन्होंने कहा कॉल करके कि आज सेमिनार में मैं नहीं आ सकता। 그것도 호텔에 도착했어. लेकिन फिर भी हम होटल पहुंचे 그러니까 또 전화가 온 거예요. तो फिर एक और कॉल आया। 아, 내가 세미나 때는 못 가고 지금 만나면 안 되느냐고. तो उन्होंने पूछा कि मैं सेमिनार तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या अभी मिल सकते हैं? 그래서 오시라고. तो मैंने बुला लिया उनको कि आ 우리 जाइए। 직원은 이렇게 이제 호텔 이렇게 이제 컨퍼런스 룸에서 준비를 하고 있고. और इस तरह से जो है वहीं पे होटल में एक हमारा जो एम्प्लॉय था वो प्रिपरेशन कर रहा था। 저는 호텔 로비에서 그분을 붙들고 탁 애터미 또 막 이렇게 얘기를 하는 거예요. तो फिर मैं जो है होटल के लॉबी में ही जो है स्टार्ट किया और वहीं पे उनका क्लास लिया। 그러고 난 다음에 진짜 더울 줄 알고 6시까지 준비 기다린 거예요. और उसके बाद बाकी लोगों का मैंने वेट किया, लगभग 3 से 4 घंटे बाकी लोगों का वेट किया कि वो लोग आएंगे तो हम सेमिनार स्टार्ट करेंगे। 그랬더니 6시 반 때가 딱 한 분이 오셔요. और लगभग 6:30 बजे के आसपास बस एक बंदा आया। 근데 그 한 분이 백인분이 오신 거예요. 백인. हाँ, तो उसमें से एक जो था वो ब्लैक अफ्रीकन था, वो आया। 제가 영어가 잘 안 되잖아요. और आपको जैसा पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती है। 그래서 미안하다. 제가 애터미를 식당에서 내가 통역을 해줄 테니까 되게 괜찮겠느냐 이렇게 물어봤어요. तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या चलिए रेस्टोरेंट पे चल के बैठते हैं, वहां पे जो है वहां पे एटॉमी के बारे में बात करेंगे। 그래서 오케이. तो उन्होंने कहा कि ओके। 그래서 이렇게 세미나 준비했는 걸 다 철수를 하고.
उसके बाद जो हमने प्रिपेयर किया था सेमिनार के लिए वो सारा कुछ सब हटाया निकाला 밤 12시, 밤 8시에 식당으로 간 거예요. और फिर लगभग 8-9 बजे हम लोग जो है रेस्टोरेंट में गए 거기 식사하면서 식당 문 닫을 때까지 얘기하는 거예요. और जब तक रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ तब तक मैंने जो है एटॉमी के बारे में बताया उनको 거기에 같이 왔던 분이 지금 노스캐롤라이나에서 로열 마스터가 돼요. और अभी जो उस टाइम जो व्यक्ति आया था जो हमसे मिला था वो अभी नॉर्थ कैरोलिना में जो है रॉयल मास्टर है 오케이? 그러니까 처음 시작을 할 때 이렇게 크게 시작하는 게 아니에요. इसलिए जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ढंग से स्टार्ट किया जाए 그러니까 여러분들 오늘 처음 오신 분들은 내가 사업을 시작하면은 나 혼자 시작, 나 혼자. और यहाँ पे भी जितने लोग भी आए हैं वो लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो अकेले से अपने से स्टार्ट करेंगे 그렇죠? 그러니까 이게 너무 두려워하지 마라 그 얘기하는 거예요. तो इसके लिए बहुत ही सैड फील करने की जरूरत नहीं है 제가요 여기서 이렇게 해서 이렇게 세파라주를 따라가지고 इस तरह 여기 से मैं ट्रैवल 아틀란타, करता हूँ 노스캐롤라이나, 필라델피아, 워싱턴 DC, 필라델피아, 그다음 볼티모어, 뉴욕, 뉴저지 이렇게 해서 न्यूयॉर्क 보스턴, मॉस्को 보스턴, 오하이오, 시카고 이 토론토까지 이 차로 다니는데 10,000km예요. और इस तरह से मैं इन सभी जगहों पे गया और लगभग ये ड्राइव करते हुए गया तो लगभग 10,000 किलोमीटर मैंने कवर किया कार से 10,000km. 그리고 다시 일주일 쉬었다가 여기서 이 시카고로 비행기 타고 갑니다. उसके बाद फिर शिकागो गया वहां फ्लाइट से गया 이게 이제 시카고, 센트루이스, 캔사스, 여기 덴버, 덴버. 여기는 준비를 200명 오리라고 준비를 했는데 यहाँ पे हमने लगभग 200 लोगों के लिए प्रिपरेशन किया था कि 200 लोग आएंगे 한 번도 안 오셔. और बट वहां पे एक भी नहीं आया कोई भी नहीं आया 그래서 막 직원을 야단쳤어. तो इसलिए मैंने जो अपने एम्प्लॉय को जो है डांटा भी 우리 세미나 준비했는 거 다 철수해가지고 호텔 방에 올라가서 반성했어. और उसके बाद ये सारा सेमिनार का जितना भी सिस्टम था उसको बंद किया और फिर होटल के लॉबी में जो है हमने एक माइक लगाया वहां पे एडवर्टाइज किया 여기 이제 애리조나주의 피닉스라는 도시. वहां पे एरिजोना है उसके बाद 여기 갔더니 फिनिक्स जगह है 5명이 온 거야. 5명. तो वहां पे जो है लगभग 5 लोग आए थे 그래 내가 강의를 2시간을 했더니 2 घंटे लगभग हमने जो है वहां पे सेमिनार किया 휴식 시간에 3명 가버렸어. और वो जैसे ही थोड़ा सा मिड टाइम हुआ ब्रेक टाइम हुआ वो लोग सब चले गए 그러니까 2분 모시고 또 2시간 더 하네. और तो फिर 2 लोग बचे तो 2 लोगों के साथ ही हमने आगे कंटिन्यू 자 किया 이렇게 해서 자 이렇게 덴버, 라스베가스, डेनवर लेस 여기 유타, 라스베가스, 피닉스, 샌디에고, LA, LA, 샌프란시스코, 샤크라멘토, 포틀랜드, 시애틀, 포틀랜드, 시애틀. 밴쿠버까지 이 거리가 차로 가면 7,000km. और इसका रूट जो है इसका पूरा किलोमीटर में अगर देखें तो लगभग 7,000 किलोमीटर है 제가 미국에 있으면서 이거를 6번을 했어요. और इस तरह से ये पूरे रूट को कवर कर किया मैंने और लगभग 5 टाइम्स ये काम किया मैंने वापस 우리 앞에 사르노즈 마스터님 저처럼 그렇게 일하면 무조건 성공해. और इस आप जो बैठे हैं आगे सरन रोज मास्टर्स अगर ये काम जो जैसा मैंने किया वैसा आप करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे और मास्टर बन जाएंगे 맞지? 안 해서 그렇다고 안 해서 그렇다고. और आप बिल्कुल कर सकते हैं कोई भी कर सकता है 제가 왜 이런 얘기를 드리냐면 여러분들도 저하고 똑같은 일이 벌어질 거다고요. और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सब आपके साथ भी होगा 그죠? 여러분도 처음 시작하면 저하고 똑같은 일이 벌어져요. जैसा मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में वैसा स्टार्ट जब आप करेंगे तो आपके साथ भी सेम चीज 회사나 여러분들 각자나 다를 바가 없다. 똑같다. वो एक और कंपनी का और कोई मेथड नहीं है सिर्फ यही मेथड है इसी मेथड के थ्रू हम लोग सक्सेसफुल 제가 이제 캐나다 오픈하고도요. 이 밴쿠버부터 켈로와, 캘거리, 에드먼턴, 여기 이제 위니펙, 리자이너, 위니펙, 이렇게 토론토, 런던, 오타와, 몬트리올, 케벡, 그 할리팩스, 몽톤 이렇게 할리팩스까지요. 이 거리를 또 3번이나 돌아다녔다니까. और यहाँ विक्टोरिया से स्टार्ट करके इन सारी सिटीज को कवर करते हुए लगभग 3 बार ये मैंने किया 그래서 지금은 전 세계를 돌면서 계속 애터미 얘기하고 있어요. और अभी भी पूरे वर्ल्ड में मैं यही एटॉमी की बात करता रहता हूँ 작년에도 보니까 제가 14개국에 135일을 해외에 돌아다녔어요. और लास्ट ईयर भी लगभग 14 कंट्रीज में गया और लगभग 133 दिन मैंने अलग अलग कंट्रीज में बिताया है 자, 그러면은 저는 그래요. 여러분들이 왜 이제 애터미를 해야 되는지를 설명을 드릴 거예요.
मैं आपको क्यों एटॉमी करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। 첫째가 뭐냐면은 진짜 우리가 15년 전에 애터미가 준비가 안 됐어. आपको मैं बताना चाहता हूं कि सही में 15 साल पहले हम लोग के पास बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं था, एटॉमी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। 지금은 준비가 다 됐어. अभी हमारे पास सब कुछ प्रिपेयर्ड है, 상품 가짓수도 엄청나게 많아졌고. प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन भी काफी है 여러분들이 애터미를 알면 얼마든지 알 수가 있고. और कभी भी कितना भी आप चाहे एटॉमी के बारे में जितना जानना चाहे उतना जान सकते हैं। 뭐 요즘 홍보할 수 있는 카tal로그 뭐 이런 게 잡지 이런 것들이 많아요. यहाँ पे वेबसाइट में कैटलॉग वगैरह सब कुछ है 그리고 이제 전 세계 이렇게 성공자들이 어마어마하게 많다고. और इस तरह से सक्सेसफुल लीडर्स भी आपके सामने हैं। 그 사이에 해외 법인이 27개나 운영하고 있어. और उसके अलावा हमारे लगभग 27 कंट्रीज में हमारे जो है ब्रांचेस हैं। 여러분들이 알 수 있는 컨텐츠도 많아졌고. आपके जानने के लिए कंटेंट्स भी बहुत सारे हैं 그러니까 회사 얼마나 이제 회사 인지도 그러니까 빈지도 올라갔다. और कंपनी का स्टेटस भी अच्छा बढ़ गया है। 그러니까 15년 전에 사업하신 보다 지금 사업하시는 게 훨씬 더 유리하다. और 15 साल पहले इस काम को करना और अभी काम करने में जो है बहुत अंतर है, बहुत ही इजी है। 그리고요, 제가 처음에 이제 미국 같은 데 가면은 한국 상품이라면은 안 살라 그래. जब मैं वहां पे बिजनेस कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया था करना, तो वहां पे लोग कोरिया के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते ही नहीं थे। 그러니까 요즘은요, 한국 이러면 다 좋아요. और अभी सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट्स के बारे में बोलेंगे कि ये कोरियन प्रोडक्ट्स है तो वो सबको अच्छा लगेगा। 뭐 K-팝, K-뷰티, K-드라마부터 시작해가지고요, 한국 그렇게 좋아요. और के पॉप, के ड्रामा, के ब्यूटी, कोरियन फूड भी अच्छा होता है, सब लोग पसंद करते हैं। 처음에 제가 가서 뭐 애터미 하자 그러면은 저보고 아유 차이니즈 나보고 차이니즈 이렇게. तो जब मैं स्टार्टिंग में वहां जाता था एटॉमी के बारे में बात करने के लिए, तो वो पूछते थे कि आर यू चाइनीज, 아니라고. तो मैं बदलता था कि नहीं नहीं मैं। 제페니즈 또 이렇게. तो फिर पूछते थे कि जापानीज, 그럼 나 코리안이고. तो मैं बोलता था कि नहीं कोरियन 그럼 또 हूँ। 질문해. 노스, 사우스 또 이렇게 질문해. तो फिर जब मैं कोरिया बोलता था तो वो ये पूछते थे कि नॉर्थ या साउथ। 그러니까 한국을 몰라도 그래. तो इसलिए कोरिया को उस टाइम में कोई भी नहीं जानता था। 지금은요, 전 세계 가면은 한국 상품을 그렇게 좋아해. लेकिन अभी कोरियन प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, 한국을 그렇게 좋아해. और इस तरह से लोग को पसंद भी है कोरियन 여기 प्रोडक्ट। 계신 분들은 한국의 상품과 문화를 파는 일을 하는 거예요. और इसलिए आपका काम ये है कोरिया के कल्चर को, कोरिया के जो प्रोडक्ट्स है उनको आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। 15년 전보다 사업할 수 있는 환경이 좋아졌다 그게. और मेरा कहने का ये मतलब है कि पहले के मुकाबले अभी जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है कोरियन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। 그리고 또 여러분들이 애터미 사업을 진짜 하셔야 돼. इसलिए आपको एटॉमी का बिजनेस करना चाहिए। 제가 최근 읽은 책 내용이에요. ये मेरा रिसेंटली जो मेरा पढ़ा हुआ किताब है 이 उसका, 저자가 하버드대 교수예요. 하버드 교수. ये हार्वर्ड में प्रोफेसर है, इसका जो राइटर है। 결론이 뭐냐면 इसका अगर कंक्लूजन देखा जाए तो 의학, 과학의 발달로 해서 인간의 수명이 늘어난다. और इसका कंक्लूजन ये है कि एजिंग जो पॉपुलेशन है, एजिंग जो होता है आदमी में, वो धीरे धीरे और साइंटिफिकली धीरे धीरे और कम हो जाएगा एजिंग होना। 여기 지금 통역이 번역이 잘못됐는데 지금 한 40대는 100세 이상까지 산다. अगर 40 साल का अगर कोई आदमी है अभी, तो वो लगभग 100 साल तक आगे जिएगा। 지금 60대는 90세까지 산다. और अगर 60 इयर्स का है तो लगभग 90 इयर्स का जिएगा। 그러니까 지금 현재에 여러분들이 사시는 그죠? 평균 수명보다 20-30년을 더 산다고요. ये कहने का ये मतलब है कि अभी जो लोग अभी 40s में और 50s में हैं, वो लोग ज्यादा लंबा जिएंगे आने वाले समय में। 그래서 왜 그렇게 살 수밖에 없는지 그 이유를 쭉 설명해 놨어요. उसका रीजन है कि क्यों इतना ज्यादा लोग जिंदा रहेंगे, क्यों इतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, उसका एक रीजन है। 그러니까 AI 건강 시스템 때문에 10년을 더 산다. उसमें है कि AI हेल्थ डायग्नोस्टिक सिस्टम है एक, उसके थ्रू। 식생활 개선으로 15년을 더 산다. और लगभग जितना अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे 15 साल और ज्यादा हो जाएगा इंसान। 그리고 인공 장기를 다 이제 바꿀 수 있다. और जितने भी आदमी के ऑर्गन्स है वो सब भी रिप्लेस हो सकता है आने वाले 15 साल के बाद। 그리고 이 교속하는 게 뭐냐면은 노화 예방 물질을 개발하는 연구가요. तो ये इन्होंने एक रिसर्च डेवलप किया है जिसका नाम है नोवा रिसर्च। 이분은 자기가 메트로포르민 나도 증계 나빠 이거 개발해가 자기가 복용하고 있어.
और इस तरह से इनका रिसर्च ये कहता है कि जितना मेटाबॉलिज्म वगैरह को ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं और 자기가 개발한 이 노화 외부 물질을 먹으면 적어도 10년, 20년 더 산다고요. और ऐसा ऐसा इंजेक्शंस और ऐसे ऐसे चीज ऐसे ऐसे मेडिसिन डेवलप हो जाएंगे जिससे कि 10 साल से 15 साल तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। 그러니까 수명이 늘어나는데 너 뭐 할 거야? 준비하라고 얘기하는 거야. तो इनका ये कहना है कि अगर आपका 10 से 15 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी 그 तो 앞으로 उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 그 AI 시대가 일자리가 자꾸 줄어. और एआई का जो ये है एआई जो जॉब्स भी वगैरह ले जाएगी बहुत 그리고 सारा। 앞으로 사회는요. 기본적으로 여러분들 직업이 3개 내지 4개가 돼야 돼. इसलिए अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आगे के इन्वायरमेंट के लिए, आगे के सोशल इन्वायरमेंट के लिए। आपका इसलिए बिजनेस जो है 2-3 तरह का होना चाहिए। 한국의 젊은 애들은요. 다 그렇게 준비를 해요. अभी से कोरिया में भी लोग आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो है 2-3 तरह का होना चाहिए। 제 막내 딸이 있어. मेरी एक छोटी बेटी है, 직업이 4가지. उनका जो जॉब है वो 4 है। 그러니까 우리가 저기 뭐냐 우리 의학 회사에 지금 거기서 일을 해. एक मेडिकल कंपनी है जहां वो काम करती है, वो पहला जॉब है। 그리고 시간이 나면은 번역을 해서 돈을 또 벌어. और जब उनको समय मिलता है तो वो दूसरा काम करती है ट्रांसलेशन का, 또 वो 시간이 ट्रांसलेशन का काम करती है। 나면은 주식 투자해서 돈을 벌어요. और उसके बाद जो है तीसरा जो काम है उनका जो स्टॉक वगैरह का काम है वो भी करती है। 그 요즘 젊은 애들은 다 그렇게 준비를 해요. तो इसलिए अभी का जो न्यू जनरेशन है वो इस तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहा है आने वाले जीवन के लिए। 그 요즘 젊은 세대들은 그렇게 벌써 대비를 하고 있다 그래요. और इसलिए आप लोगों को भी जो भी यंग जनरेशन है यहाँ पे भी उसको भी इन चीजों का प्रिपरेशन करना चाहिए। 그러니까 한 직장에서 여러분들 평생을 책임질 수가 없다. कोई एक जॉब से आपका जो है पूरा जीवन नहीं कटेगा। 한국은요, 우리가 대기업에 좋은 삼성 이런 데 들어가도요, 평균에서 8년밖에 근무를 하질 않아. और अगर कोरिया में देखा जाए तो कोरिया में जो सैमसंग वगैरह जैसी बड़ी कंपनी है तो 8 साल से ज्यादा अपनी कंपनी में रहते नहीं देते हैं। 여러분들은 여기 이제 우리 외국 기업 삼성이 들어오면 내가 취직하면은 내 인생이 보장될 것 같아 이렇게 생각하죠? 아니에요. और ऐसा भी नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी इंडिया में भी ऐसा ही होने वाला है आगे आने वाले समय में। 그러니까 한국에도 대학생들이 삼성에 들어가면은 평균에서 8년밖에 근무를 하지 않는다. और अगर एवरेजली कोरिया में भी देखें तो कोरिया में भी जो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी है वहां पे भी 8 साल से 9 साल तक आप काम करते हैं, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। 그러니까 이분이 준비를 하라고 얘기하는 거예요. तो इनका जो रिसर्च है वो कहता है कि आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। 그러니까 지금 우리 애터미에도 삼성에서 근무했던 분들이 와요. और अभी आप देखेंगे तो एटोमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं सैमसंग से। 이유가 있어요. उसका रीजन है एक, 거기는 내가 입사를 하니까 경쟁이 치열한 거예요. और वहां पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप इंटर करते हैं कंपनी में तो बहुत सारा कंपटीशन है। 입사를 해서 승진할 때 승진을 못하면은 퇴사를 해야 돼. और अगर वहां पे ज्वाइन करते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपको वो कंपनी छोड़नी पड़ती है। 그러니까 미래가 불안한 거예요. और इसलिए उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखता उसमें कहीं। 아니 내가 100세 이상까지 살아야 되는데. बट वो लोग को पता है कि उनको जो है 100 साल तक जीना है, जीवन तो जीना है। 거기서 보니까 몇 년 근무를 못할 것 같은 거예요. और उनको ऐसा लगता भी है कि वहां पे आप रहेंगे तो 8 साल या 9 साल मैक्सिमम काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। 그래서 삼성에 입사를 해서 3년도 되지 않아서 퇴사하는 비율이 30%가 나와요. इसलिए अगर देखा जाए सैमसंग वहां की सबसे बड़ी कंपनी है कोरिया की, अगर लेकिन वहां का रिजिग्नेशन रेट देखेंगे तो 3 साल के अंदर जो है लगभग 35% लोग जो है वहां पे रिजाइन कर देते हैं। 그래서 이 젊은 친구들이 내가 100세에서까지 살 동안에 어떻게 파이프라인을 만들 건가 고민을 하는 거예요. इसलिए बहुत सारे लोग जो है जैसे ज्वाइन करते हैं उसके बाद फिर वो लोग सोचते हैं कि अब कैसा पाइपलाइन तैयार किया जाए अपने लिए कि अपने फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करने का। 그러니까 내 딸도 있잖아요. 회사가 못 지켜주니까 주식도 하고. इसलिए मेरी बेटी भी जो है ऐसा ही काम करती है। वो एक कंपनी में काम कर रही है बट उनका आगे का फ्यूचर वो डिसाइड कर लिए कि और मुझे क्या क्या काम करना है। 대인이라는 이제 누가 책 같은 거 번역해서 돈도 벌고. अपना एक इंटरप्रिटेशन का अपना अलग काम करती है, उससे भी पैसा उनको मिलता 자꾸 찾아내는 거예요. है और अलग अलग चीजें वो ढूंढती रहती है हमेशा कुछ ना कुछ। 그러니까 애터미도 그죠 여러분들 직업 중에 하나가 될 수 있다고. और इसलिए एटोमी भी जो है आपके लिए एक जॉब का जैसा काम कर सकती है। 저는 여러분들 애터미 하라고 강조를 하죠. इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एटोमी आप ज्वाइन करो, जरूर करो। 자,
우리 여기 이제 임페리얼 홍영구 임페리얼 마트하고 같이 왔어요. मान लीजिए ये इंपीरियल इनके साथ आए हैं मिस्टर होंग। 자, 이분은 US 달러로 한 달에 6만 불의 소득을 올리고 있어. इनका जो सिर्फ इनकम है वो लगभग 60,000 USD है। 자, 이분은 진짜 성공하신 거예요. ये सही में सक्सेसफुल है। 자, 이분은 이 사업을 시작하고 난 다음 2, 3년 지나고 난부터 계속 소득이 발생이 되고 올라갔어. और जब इन्होंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने से 3 साल के बाद ही इनका जो है इनकम जो है इंटरेस्ट जो है इनको मिलने लगा था। 그 제가 미국 가 있을 때 그때 이분이 한 달에 그 2만 불 가까이 벌었어. और लगभग 20,000 USD के आसपास जब ये US जा रहे थे तभी ये स्टार्ट कर दिए थे काम। 그리고 이제 매월 이제 매년 올라가는 거예요. और ये हर महीने और हर साल ये बढ़ता रहता है। 그 이분은 이런 거예요. 지금 2, 3년이 지나면은 오토 노엘 마타가 될 거예요. और लगभग 3 साल के बाद ये ऑटो रॉयल मास्टर बन जाएंगे। 그러면은 매월 10만 불이 나와. तो फिर लगभग 10,000 USD हर मंथ इनको मिलेगा। 근데 이분이 죽을 때까지 나와요. और जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक इनको पैसा मिलता रहेगा, 그것도 इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 부족해가지고 죽고 난 다음에 자식인데 코드도 줘. और उसके बाद जब ये इनका डेथ भी हो जाता है तो फिर ये अपने बच्चे को भी वो कोड दे सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। 그것도 부족해가지고 손자인데도 상속이. और उसके बाद वो भी नहीं तो उनके बच्चे भी यूज कर सकते हैं, 3 जनरेशन यूज कर सकता है 자, इस कोड को। 이분은 진짜 초기에 3년, 4년 열심히 해서 100년을 보장받는 비즈니스예요. और ये सही में इन्होंने 3 से 4 साल मेहनत से काम किया और उसका फायदा इनको आने वाले 100 साल तक मिलेगा। 그리고 이분이 3년이 열심히 해서 뭘 했냐? और ये 3 साल ऐसा क्या मेहनत का काम किए 내 파트너 소비자를 구축한 거예요. और अपने पार्टनर्स बनाना। 이 홍영구 사장님이 지금 현재 자기 좌우측의 파트너가 150만 명이 넘어요. और मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा इनके पार्टनर, 1.5 लाख से ज्यादा इनका भी पार्टनर्स होगा। 전 세계 26개국의 파트너가 다 있어요. इनके जितने भी कंट्रीज में एटॉमी है, लगभग हर कंट्री में इनका कोई ना कोई पार्टनर जरूर है। 그러니까 이 150명의 파트너가 계속 애터미 상품을 구매를 하는 거예요. और ये जितने भी पार्टनर्स हैं ये लोग 1.5 लाख पार्टनर्स हो तो वो लगभग कोई ना कोई हर रोज एक प्रोडक्ट तो खरीद ही रहा है। 그 파트너의 구매에 의해서 계속 커미션을 받고 있어요. और उस पार्टनर से जो है इनको रोज कमीशन भी मिल रहा है। 이건요, 이런 어떤 애터미 아니면 다른 직업에서 이런 거 못 찾아. और इस तरह से और कोई भी ऐसा जॉब नहीं है जो इस तरह से पैसा देता है आपको। 그러니까 확실하게 이분은 시스템 소드 파이프라인을 만든 거예요. और इसलिए इन्होंने अपना पाइपलाइन बहुत पहले तैयार कर लिया है सक्सेस होने का। 그러니까 이분이 몸값이 얼마냐 하면은, इनका अगर पूरा देखा जाए कि इनका बॉडी का प्राइस कितना होगा 자, 애터미에서 벌, 그죠? 몸값이 1억 불, 1억 불. और आप देख लेंगे लगभग 1 करोड़ $US होगा इनका प्राइस। 그러니까 이분은 계속 자도 계속 통장에 돈이 들어와. और ये अगर सोते भी रहेंगे तो भी इनका इनकम मिलता रहता है, इनको उनका इंटरेस्ट मिलता रहता है। 그러니까 오늘도 이렇게 멍하니 앉아 있잖아요. इनका जो बॉडी है 그래도 오늘 통장에 보면 2만 불 들어와. और चलते भी रहेंगे तो भी जो है 20,000 के आसपास कभी पैसा आ गया, कभी 10,000 आ 다음 गया। 주 또 이때 되면 또 2만 불 또 들어와. फिर इधर घूमेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो भी पैसा आएगा। 그 다음 주 되면 또 2만 불 들어와. और फिर ये जब अगर क्राउन में जाते हैं तो वहां पर भी पैसा आता है। 일 열심히 한 거 아니에요. 3, 4년 열심히 일해가지고 이 보상을 받는다니까. इनका मेहनत नहीं है, ये जितने आसपास के बिजनेस वाले हैं इनके साथ जो जुड़े हुए उन सबका है, उन सबका मेहनत है। 그러니까 제가 하는 얘기를 알아보시라고 얘기하는. मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप वापस जाके रिकन्फर्म कीजिएगा जरूर। 그러니까 이게 기가 막힌 거예요. ये मार्केटिंग है और बहुत अच्छा है। 그래서 우리 한국에 통계를 내봤어. एक बार कोरिया में 내가 돈이 1,000만 불 있어. 1,000만 불. उन्होंने कहा, एक आदमी ने कहा कि मेरे पास 10,000 USD है 그거를 내 자식인데 줬더니 और उन्होंने अपना पैसा जो है अपने बच्चे को दिया। 10%만, 그죠? 예를 들어서 상속을 해줘. 돈으로 상속해 줬더니 그 1,000만 불을 제대로 지키는 사람이 없다. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको बच्चे को पैसा भी दूंगा ना तो इसको प्रोटेक्ट करने का, इसको रखने का जो है इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। 10명 중에 1명이 부모로부터 상속받은 금액을 지키더라. और अगर देखा जाए तो 10 लोगों में से
10 लोगों में से जो है अगर 10 लोगों को बांटा जाता है पैसा अपना एंसेस्टर से, तो सिर्फ एक आदमी जो है उसको रख पाता है। 한 대 더 내려가면은 1000명 중에 한 명만이 그 할아버지가 준 재산을 지키고 있더라. और अगर देखा जाए तो 1000 लोग अगर अपने एंसेस्टर से अगर उनको पैसा मिलता है तो लगभग 1 या 2 लोग उसको रख सकते हैं। 그 애터미는 성공해놓으면은 그럴 일이 없어. लेकिन अगर देखा जाए एटॉमी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 이 코드를 승계를 받기 때문에. क्योंकि ये कोड आपको मिलता है। 그러니까 내 자식도 코드 승계 받으면은 그냥 한 달에 그죠? 저 10만 불씩 받는 거예요. और इस तरह से जैसे ही कोड जो ट्रांसफर होता है तो उसके बाद उसके बच्चे को भी जो है 10,000 USD 12,000 USD जितना भी पैसा मिलता रहता है, इनकम वो जनरेट होता रहता है। 그 이런 비즈니스를 말. तो इस तरह का ये बिजनेस है। 자 그러면은 이 돈을 버는데 여러분들 뭘 원하는 게 있느냐? 없어요. और अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो फिर और क्या चीज की जरूरत है? 애터미 한다고 돈 필요 없어. और आपको अलग से किसी पैसे की जरूरत भी नहीं है। 아 특별한 지식 필요 없어. और इस काम को करने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल होने की भी जरूरत नहीं 과거 है। 스펙 필요 없어요. कोई आपका पास से भी कोई रिलेशन नहीं, कोई स्पेशल स्किल भी नहीं चाहिए। 이분은 이 세 가지가 아무것도 없던 사람. ये इनके पास भी कोई स्किल नहीं है, 내가 잘 알아. बट ये अपना काम अच्छे से करते हैं बस। 진짜 애터미 만났을 때 대책이 없는 분이에요. और बस ये एटॉमी में जुड़ गए, ये बहुत अच्छा रहा इनके लिए 그 성공하신. और आज सक्सेसफुल है ये। 진짜 이분이 시작할 때 제가 알거든요. 세 가지 하나도 안 들고 있어요. और इन सही में बताऊं, इनके पास ना पैसा था ना नॉलेज था, कुछ भी नहीं था 진짜. सच में। 그리고 오늘 처음 시작하는 분들 있잖아요. 이제 애터미가 성공자들이 다 나와 있대. 증거를 다 볼 수 있어. लेकिन अब जितने भी लोग हैं आज आप लोग अपने से खुद से इन चीजों को कंफर्म भी कर सकते हैं। 제가 미국 갔을 때는 진짜 힘든 게 이거예요. 뭘 얘기하면은 성공자 증거가 없기 때문에 못 믿는 거예요. और मैं जब यूएस गया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही थी कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको दिखा पाऊं मैं कि हाँ ये सक्सेसफुल लीडर है हमारे। 지금 이런 분들이 계시잖아. और अभी तो हमारे सामने है बैठे हुए, 안 되면 매년에 샤르노즈 마스터도 계시잖아. और आप लोग सामने भी बैठे हुए हैं जितने सारे रोज 요 앞에 계신 분들이 제가 알아요. 한 달에 2,000불, 3,000불, 4,000불, 5,000불 이렇게 지금 이 소득을 벌이고 소득이 돼. और मैं जानता हूं कि इन सबको लगभग 1,000 USD 2,000 USD 3,000 10,000 ऐसा किसी न किसी को आ रहा है। 그 이분들도 7, 8년이 지나면 이렇게 된다. 그 얘기하는. और 3 साल बाद या 4 साल बाद वो लोग भी ऐसे बन जाएंगे जैसे मिस्टर होंग हैं। 오늘 처음 오신 분은 몇 년 지나면 3, 4년 지나면 이렇게 된다고요. और आज जो पहले आए लोग हैं वो भी आपके तरह बन जाएंगे, जो लोग आगे बैठे हुए हैं उनकी तरह। 그러니까 애터미를 이해하고 시작하면은 그러한 일들이 벌어진다고요. इसलिए अगर आप एटॉमी करते हैं और एटॉमी में जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 애터미가 이 정군 처음 시작할 때요. 첫 세미나에 17명이 왔어요. 17명. आप समझिए कि अब जब हम लोगों ने एटॉमी स्टार्ट किया था तो पहले सेमिनार में 11 लोग आए थे। 그 17명 중에서 지금 현재 6명이 임페리얼 마스터예요. अब लगभग 17 लोग आए थे जिसमें कि लगभग 7 लोग जो है वो इंपीरियल है। 크라운 마스터가 2명이에요. क्राउन मास्टर 2 है 그 다음에 로열 마스터가 2명, और रॉयल मास्टर भी है 스타 마스터 1명. और स्टार मास्टर 1 है। 그러니까 11명이 17명 중에서 11명이 성공을 한 거예요. तो 17 लोगों में से सब लोग जो है सक्सेसफुल ही है ऑलमोस्ट देखा जाए। 근데 불행하게도 6명은 집에 가버렸어. 11 लोगों में से सक्सेसफुल हुए लगभग और लगभग 6 लोग जो है वो लोग वापस छोड़ दिया उन्होंने। 애터미를 그때 이해를 못한 분은 애터미 안 될 거라고 생각해서 집에 가버린 거예요. उन 17 लोगों में से 6 लोग ऐसे छोड़ दिए कि उनको लगा कि नहीं एटॉमी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उनको समझ में नहीं आया। 그러니까 여러분들이 애터미를 이해하고 끝까지 버티시면은 무조건 성공할 수 있다. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एटॉमी को आप सही में एटॉमी करना चाहते हैं तो उसको समझिए और लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। 그리고 여러분들 스스로도 이 애터미를 내가 왜 해야 되는지를 그 이유를 스스로 만들어내셔야 돼요. और उसके लिए आपको एटॉमी को पहले समझना होगा, फिर अपने आप से ये डिसाइड करना होगा कि आप एटॉमी क्यों करना चाहते हैं। 나 애터미 통해서 진짜 가정을 풍요롭게 살게 만들 거예요. और कोई रीजन ऐसा भी हो सकता है कि हम सही में अपना लाइफ स्टाइल जो है बेहतर करना चाहते हैं, इसके लिए भी हम एटॉमी ज्वाइन कर सकते हैं। 나 아는 지인들, 내 친척들 전부 다 함께 성공할 거예요. और अपने जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं उन सबको मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा, ऐसा भी एक रीजन हो सकता है। 아니 나는 진짜 돈을 벌어서 불안 이웃을 도와드릴 거예요.
और ऐसा भी रीजन हो सकता है कि मैं आसपास के जितने जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बहुत पैसे कमा के उन लोगों को हेल्प करूंगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। 그 이유가 명확하면 명할수록 열정이 커진다. और इस तरह से ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या मोटिव है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं एटॉमी। 자, 그러면은 여러분들이 애터미에 대한 이유를 얘기했어요. मैंने अभी रीजन बताया आपको कि क्यों आप एटॉमी ज्वाइन कर सकते हैं। 그러면 진짜 여러분들이 성공할 수 있느냐? तो सच में आप क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? 자, 지금까지는 이렇게 성공자들이 계속 증거가 나와. और उसका जो आप प्रूफ देख सकते हैं कि ये लोग जो है वो लोग सक्सेसफुल लीडर्स हैं आज एटॉमी में। 지금은 한 4가지 가지고 여러분들 성공을 시켜드려요. मैं आपको 4 तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप एटॉमी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 저희들 회사는요 27개국 영업을 하는데 은행으로부터 단 1원도 돈을 안 빌려. और 27 कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, बट हमने कहीं भी ओपन करने के लिए कहीं भी किसी भी कंपनी से लोन नहीं लिया है। 이유가 있어요. उसका रीजन है 첫째는 이 애터미가 100년간의 기업을 만들기 위해서. क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो लगभग 100 साल तक चलने वाली कंपनी बने। 두 번째는 सेकंड जो है 이렇게 열심히 해서 성공한 사업자를 지켜드리기 위해서. इस तरह से जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारी कंपनी का है। 제가 우리 홍영걸 변호사한테 물으면 मिस्टर होंग से भी आप पूछ सकते 홍 사장님 우리 애터미 얼마 갈 것 같아요? 이렇게 얘기하신다. मैंने पूछा अभी कि हम कितने साल तक चलेगा ये एटॉमी, तो उनका रिप्लाई था कि 100 साल तक चलेगा। 애터미에 성공하시는 리더들은요 전부 다 애터미가 100년 간다고 그래. जितने भी एटॉमी में सक्सेसफुल लोग हैं सब लोग बोलते हैं 100 साल चलेगी ये कंपनी। 그러니까 이분들이 한 달에 10만 불씩 돈을 벌어도 절대 애터미 외에 다른 명품 화장품을 안 써요. और इसलिए ये 100 साल जीने के लिए और 100 साल एटॉमी को चलाने के लिए ये किसी और प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। पैसा भी मिलता है और एटॉमी के प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं। 다른 데는 돈 벌면은 명품 화장품 쓴다니까. क्योंकि आप दूसरी जगह देखें तो पैसा लोग कमाते हैं तो फिर दूसरा प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। 우리 회사 성공하는 리더들은요 절대 다른 데 뭐 명품 화장품 안 써. 애터미밖에 안 써. और जितने भी हमारे कंपनी के लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, वो कभी भी दूसरे कंपनी का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करते। 그러니까 여러분 알아보시라고 얘기해요. आप भी इन बातों को समझिए। 두 번째는 이 상품이 여러분들을 성공시켜 드립니다. और दूसरा जो है ये इनका जो एटॉमी का प्रोडक्ट है वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। 우리 회사가 전 세계 어떤 다단계 방문 판매 회사보다 리턴 그렇죠 반품률이 낮다. और हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है 그만큼 제품의 질이 좋다. और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और लोग एक बार यूज करते हैं तो वो छोड़ते भी नहीं है, उसका भी परसेंटेज बहुत कम है छोड़ने का। 그러니까 우리가 오픈된 나라만 팔리는 게 아니고요. 오픈되지 않는 나라에 전 세계 100개국에다 계속 팔려나가고 있어. और ऐसा नहीं है कि ये हमारे सिर्फ 27 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट तो हमारा बाकी सारे 100 कंट्रीज में भी जा रहा है। 세 번째는 이 마케팅 플랜이 여러분들을 성공시켜 드립니다. और तीसरा जो है इसका मार्केटिंग प्लान है जो आपको सक्सेसफुल बनाता है। 그러니까 전 세계에 이렇게 10대 안에 들어가는 MLM 회사 중에서 진입비하고 유지비가 없는 회사는 애터미밖에 없어. और इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसा इसका मार्केटिंग प्लान है जहां पे बाकी और कंपनी से इसका मार्केटिंग प्लान बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई भी 그러니까 가입비가 없기 때문에 사업하기가 쉬워진 거예요. और बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें भी फी नहीं है, तो बहुत ही आसान हो जाता है बिजनेस करना। 가입비가 없기 때문에 전 세계로 뻗어나가는 거예요. और क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी नहीं है तो आप कितना भी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो बिल्कुल ही उसमें कभी आपको पैसा नहीं लगता है। 가입비가 없으니까 무한대로 막 내려가는 거예요. और कितना भी ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 제가 이 상품하고 이 마케팅의 개념만 얘기하는 거예요. और मुझे सबसे अच्छा इसका मार्केटिंग प्लान लगता है। 조금 이따 나오시면은 우리 상품에 대해서 이 마케팅에 대해서 조금 더 구체적으로 설명할 거예요. थोड़ी देर में आपको और एक अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये मार्केटिंग प्लान इसका कैसा है और इसका प्रोडक्ट कैसा है। 그리고 네 번째는 이 세미나 시스템. और चौथा जो है उसका सेमिनार सिस्टम है यहाँ। 그러니까 회사에서 주관해서 세미나를 하는 그죠? 이런 MLM 회사는 애터미밖에 없어. ऐसे MLM कंपनीज में इस तरह से कभी कहीं पे कंपनी के द्वारा सेमिनार्स नहीं होता है। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पे कंपनीज जो है खुद से सेमिनार कराती है। 다른 회사는 리더 사업자가 하셔야 돼.
और बाकी और कंपनीज में जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लोग करते हैं सेमिनार्स। 이제 이거를 왜 회사했냐? 이유가 하나 있어. 큰 이유가 있어. और इसलिए ये बिल्कुल ही अलग ही कंपनी है। 내가 강의를 못해도 성공할 수 있게 하기 위해서. इसलिए अगर आप सेमिनार नहीं करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता है इस बिजनेस को करना। अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आपको सेमिनार जरूर अटेंड करना 그러니까 होगा। 한국의 성공자들 강의 못하신 분들이 많아요. ऐसे बहुत लोग हैं कोरिया में जो लोग सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं। 그러니까 걱정하지 마세요. तो इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो कंपनीज का सेमिनार होता है उसको जरूर अटेंड कीजिए। 자, 그래서 저는 이제 이렇죠. 2015년 전에 진짜 그 초란 애텀이었어요. और सच में ये जब हम लोग स्टार्ट किया था 15 साल पहले, ये बिल्कुल ही छोटी सी कंपनी थी। 그러면 앞으로는 진짜 거짓말 안 하고 한 10년이 지나면 애터미에서 성공하는 사업자가 가장 많은 회사가 될 거다. और आगे आने वाले 10 साल में मुझे लगता है, और बिल्कुल ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लीडर्स इस कंपनी से बने। 애터미 인디아가 한 10년 지나면은 여기서 MLM 기업의 1등이 될 거다. और आगे आने वाले 10 साल में एटॉमी इंडिया जो है, इंडिया में सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी रहेगी। 믿으시오. 그래서 아마 10년 지나면 우리가 전 세계 1등 기업이 될 거예요. और हो सकता है 10 साल बाद जो है एटॉमी जो है वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे एमएलएम कंपनी 기부도 रहेगी, 많이 하는 회사가 될 거예요. और सबसे बड़ी डोनेशन वाली कंपनी भी बनेगी जो डोनेशन करती है। 그래서 우리가 원하는 경영 목표 진짜 초인류 기업을 만들어 갈 거예요. और इस तरह से हमारा जो पर्पस है और जो गोल है वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही कॉमन है। 지금요 전 세계 지금 한국에도 마찬가지고 애터미를 보고 놀라요. और इसलिए अभी सिर्फ कोरिया ही नहीं, बाकी और कंट्रीज में भी एटॉमी का डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 그러니까 이렇게 그죠? 회사가 안정적으로 경영하는 회사가 없어요. इस तरह से इतना सेफ कोई और कंपनी नहीं है, एमएलएम कंपनी नहीं है। 자, 이게 이제 100년간의 기업, 초일류 기업을 만들기 위해서 그렇게 경영하고 있는 거예요. इसलिए हम लोग जो है 100 इयर्स चलने वाली कंपनी है, कंपनी 자, बन रहे हैं। 조건은 똑같이 주어져 있는 거예요. लेकिन अब कंडीशंस है इसमें कि आपको क्या करना है, 여러분들은 뭘 해야 되냐고요. आपको क्या करना है, 어려운 게 아니에요. और ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। 제가 아까 저 그랬잖아요. 자본, 지식, 능력 필요 없다 그랬잖아요. इसलिए मैंने कल भी बताया था आपको कि इसमें कोई आपके लिए स्पेशल स्किल का, किसी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 그러니까 여러분들 머리 안 좋아도 돼. आपका अगर दिमाग भी अगर ज्यादा अच्छा नहीं है, शार्प नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। 그러니까 첫째 뭘 했냐면 여러분들이 홈페이지에 들어가셔가지고 애터미에 대한 정보가 많아. 그거를 반복적으로 들으셔야 돼요. और सबसे पहला काम जो करना है वो आपको करना है कि एटॉमी के होम पेज में जाके उसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको देखना है, उनको समझना है, वीडियोस को देखना है। 그거 나 혼자 할 수 있는 일. मैं भी ऐसा ही किया हूँ। 두 번째로 दूसरा जो काम करना है आपको, 내가 애터미에서 상품을 사서 다 사용을 해봐야 돼. और एटॉमी के प्रोडक्ट्स को एक बार खरीदना है और खरीद के अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है। 그 상품 사용하는 경험이 있어야지 전달하기가 쉬워져. क्योंकि जब आप वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कुछ उस प्रोडक्ट का, और तभी वो एग्जैक्टली आप बाकी लोगों को बता सकते हैं। 내가 애용자가 돼야지 내 파트너도 애용자가 된다. जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज करूंगा तभी मैं किसी और को यूज करने के लिए बता सकता हूं। 자, 그러고 난 다음에 여러분들 지인들이 가지고 애터미 하자고 얘기를 해야 돼. और इस तरह से वो कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि आप किसी को भी और बाकी एटॉमी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए बता सकते हैं। 야, 동생이라 봐. 애터미 가입해서 상품 써봐. और अपने जो रिलेटिव्स हैं उसको भी बोल सकते हैं कि आओ और एटॉमी के प्रोडक्ट को यूज करके देखो। 근데 여러분들이 이제 뭐냐면 부여들이 많이 듣고 그 다음에 상품 경험을 하면은 여러분들이 전달할 때 자신 있게 전달할 수가 있어. और अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखेंगे और प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंटली अपने आसपास के लोगों को बोल सकते हैं कि हाँ ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। 저는 막 이렇게 누구를 만나면 큰 소리 치잖아요. और मैं अभी भी अगर किसी से मिलता हूँ तो एटॉमी के बारे में उसी जोश से बात करता हूँ। 왜냐하면은 저는 회사가 조만할 때부터 이 크게 될 때까지 제가 옆에 다 봤거든. और जब तक ये कंपनी बड़ी नहीं हुई थी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं इस कंपनी को देखा है, उतना मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आराम से इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। 지금도 여행 중이지만 애터미 상품 20몇 가지를 제가 사용해요, 사용. और अभी भी लगभग 20 ऐसा कंपनी का प्रोडक्ट है जिसको अभी भी मैं यूज करता हूँ। 그러니까 저는 막 큰 소리 치는 거예요.
और इसलिए मैं इतना एक्सपीरियंस और इतना कॉन्फिडेंटली किसी को भी एटॉमी के बारे में बताता हूँ। 그러니까 여러분들이 첫 번째, 두 번째 일을 충실히 해야 된다고. और इसलिए पहला काम और ये जो दूसरा काम है, ये दोनों को आपको लगातार करना पड़ेगा, 그러면 이제 자신이 있어진다. और तभी अपने वो कॉन्फिडेंस आएगा। 그러니까 이런 거예요. 여러분들이 상품을 전달하고 애터미를 전달할 때 여러분들이 얼마만큼 말을 잘하냐가 아니에요. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एटॉमी का प्रोडक्ट के बारे में जब आप बताते हैं, एटॉमी के बारे में बताते हैं, तो आप कितना अच्छा बात करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। 표현이 부족하더라도 얼마만큼 자신 있게 얘기하는가. बस सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ये डिसाइड करता है कि सामने वाले को बात समझ में आएगा या नहीं। 내가 아는 분인데 야 애터미 하자 그랬어. मान लीजिए एक आदमी को मैंने बोला कि एटॉमी करते हैं, 이분이 나를 따라오는 데는 내 얼굴 표정 이런 것들 보고 따라와요. और ये जिसको आप में बोलेंगे कि हाँ कि आओ एटॉमी करते हैं, तो वो मेरी बात से नहीं, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन से वो डिसाइड करता है कि आपके साथ वो काम करेगा या नहीं। 10명 중 6명이 막 내가 막 열정 있고 표정 보고 막 따라오는. और 10 लोगों में से लगभग 6 लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ चेहरे का एक्सप्रेशन देख के ही आते हैं, 그리고 3명 정도는 내 목소리를 듣고 따라. और 3 लोग 10 में से वो 3 लोग होते हैं जो कि सिर्फ बात का इंटोनेशन और टोन से जो है आपको फॉलो करते हैं। 한 명이 내가 하는 얘기의 논리를 듣고 따라. और उन 10 लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी ऐसा होता है जो आपका बात में कितना इंफॉर्मेशन है, कितना नॉलेज है, उस चीज को ध्यान में रखता है। 애터미에서의 성공은 지식이 아니다. इसलिए एटॉमी में सक्सेस अगर होना है तो उसके लिए स्किल्स का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 애터미의 성공은 경험이다. एटॉमी का जो एक्सपीरियंस है वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। 애터미의 성공이 지식이 있다고 가정하면 अगर आप सही में देखें, अगर एटॉमी का स्किल्स की वजह से आप जो है एटॉमी में सक्सेसफुल होंगे 저 뒤에 연세 드신 할머니 힘들어. तो जो पीछे बैठे हुए जो थोड़े एजेड लोग हैं उन लोगों को बहुत मुश्किल होगी। 근데 우리 연세 드신 분도 내가 VOD 보고 화장품을 사용할 수 있잖아. बट जो भी एजेड लोग हैं वो जो है कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो लगातार देख सकते हैं और प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। 그렇죠? 그러니까 내가 그 사용하고 그 경험치를 계속 아는 사람 전달하는 거라. और उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, वो हमेशा किसी ना किसी को वो बता सकते हैं। 그리고 여러분과 여러 파트너가 계속 세미나에 오는 거 세미나. और जो तीसरा जो काम करना है वो काम करना है आपको, बाकी जितने भी अपने पार्टनर्स होंगे, जितने मेंबर्स आप बनाएंगे, उनको सेमिनार लगातार लेके आएंगे। 아니 내 파트너가 한 분도 안 오니까 나라도 여기 앉아 있으면 돼. अगर आपके पार्टनर एक लोग भी नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आप तो जरूर आएंगे। 한국의 어떤 크라운 마스터는 파트너가 없어가 1년 내내 혼자 세미나 온 분도 계셔. ऐसे कोरिया में भी ऐसे रॉयल मास्टर हैं जो कि 1 साल तक लगभग बिल्कुल उनके पार्टनर्स नहीं आते थे, लेकिन वो अकेले आके बैठे रहते थे। 근데 1년 지나고 나니까 막 같이 세미나 오는 파트너가 많아져가지고 대성공을 해. और इसलिए और 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो है उनके पार्टनर्स भी आने लगे और अभी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है वो। 자, इसलिए 자 여러분들 하셔야 될 일이 요 4가지. इसलिए ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी है, 어려운 일이 아니에요. और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। 이런 거예요. 우리 샤론로즈 마스터님이 계셔. मान लीजिए एक सालन रोज मास्टर है, 내 파트너가 여기 200명이 전부 다 내 파트너다. अगर मान लीजिए कि उनके पार्टनर जो है लगभग 200 है, 그럼 이분은 지금 샤론 로즈가 아니고 노엘 마스터가 돼가 있다니까. तो इसलिए वो जो है बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर इतने सारे लोग अगर उनके साथ आ रहे हैं तो। 오케이? 그 여기 있는 분 파트너 몇 분 오셨어요? आपके कितने पार्टनर्स आए हैं आज? 여기에 हाँ 몇 명? हाँ 40명। 40명. 그 여기 40명밖에 안 되잖아. ठीक है, तो वो 40 लोग जो है इस साइड कहीं पे बैठे होंगे। 그러니까 사장님이 여기에 계신 분 200명이 넘는데 이분들 전부 다 내 파트너로 가정하면 무조건 노엘 마스터 되는 거예요. इसलिए जब अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे सिर्फ अभी आपके पार्टनर्स 40 आए हैं, लेकिन जब ये 200 हो जाएगा तो अपने आप जो है आप रॉयल मास्टर बन जाएंगे। 게임 하는 거 게임. ये गेम है एक। 오케이? ओके, 그러니까 이게 어려운 게 아니잖아요. और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। 그래서 내가 지식, 능력 다 필요 없다고 얘기했다. इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी आपके पास कोई स्किल्स का, कोई स्पेशल आपके पास टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है उसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 이 4가지 일을 계속 반복을 하는 거예요. बस ये 3 जो काम है वो 3 काम को लगातार रिपीटेडली आपको करना है। 그러니까 애터미에서는요 머리가 좋은 분은 성공하기가 힘들어. लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो एटॉमी में काम नहीं कर सकता, 자꾸 머리가 좋은 분은 비법을 찾아 비법을. क्योंकि वो हमेशा एक्सक्यूज ढूंढेगा। 애터미 비법 없어요. लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे इस टाइप से काम होता नहीं है। 저도요
지금 17년 동안 강의만 똑같은 얘기예요. और मैं भी लगभग 17 साल से ऐसे ही सेमिनार्स कर रहा हूँ और सारे सेमिनार्स में मैं बस एक ही टाइप से बात करता हूँ, एक ही 뭐라 तरीका 그래요? बताता 우리 हूँ। 회사 좋아요. हमारी कंपनी अच्छी है, 우리 회사 상품이 좋아요. हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है 우리 저기 회사 마케팅 플랜이 좋아요. और हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है 그러니까 성공할 수 있어요. और इसलिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 이 얘기를 17년 동안 똑같은 얘기하고 있어요. और ये सारी बातें जो है मैं लगभग 17 साल से सेम बात करता हुआ आ रहा हूँ। 그리고 가는 데마다 VAD 봐라, 상품 사용해라, 회원가입해라, 세미나 참석. 이거 똑같은 얘기를 17년을 얘기하고 있다. और ये सारी बातें जो है वीडियो देखो, प्रोडक्ट को यूज करो, कस्टमर्स अपना बनाओ, ये सारी बातें जो है मैं लगभग 17 साल से सेम बात करते हुए आ रहा हूँ। 미국 내가 15년 전에 법인장 할 때도 요 얘기만 한 거예요. 요 얘기. और 15 साल पहले जब यूएस में स्टार्ट कर रहे थे हम, तो भी मैं यही सेम बात कर रहा था 딴 게 뭐가 있냐고. और उसके अलावा कुछ भी है भी नहीं। 그러니까 이 일을 반복적으로 하다 보면은 내 파트너가 늘어난다. और इस 3 काम को अगर लगातार आप कम करते हैं, ये 4 काम को लगातार करते हैं, तो अपने आप से आपके पार्टनर्स बढ़ेंगे। 내 파트너의 숫자와 내 파트너의 상품 사용 금액에 따라서 내 소득의 크기가 결정된다. और जितने आपके पार्टनर्स बढ़ेंगे उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट यूज करेंगे और उसी हिसाब से आपको आपका इनकम जनरेट होगा। 그러니까 제가 아까 그냥 자본, 그죠? 능력, 지식 필요 없다고 얘기해요. इसलिए मैंने कहा कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना स्किल है, इन सब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 전 세계에 우리 애터미의 임페리얼 맡다가 좋은 대학 나온 사람이 없어요. और इस तरह से आप देखें तो हमारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लीडर्स हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा 학교에서 इंटेलिजेंट। 공부를 못한 분이 빨리 성공하시더라고. इस तरह से जो लोग यूनिवर्सिटी भी नहीं गए हैं, वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। 오케이? ठीक है। 자, 그런데 이 네 가지를 일을 하려면은 내가 매일매일, 그죠? 애터미 일을 해야 된단 말이에요. और इस तरह से जब ये 4 काम आप लगातार करते हैं, तो ये सिर्फ 4 काम अपने लिए करते हैं, एटॉमी के लिए भी करते हैं। 그러니까 여러분들 목표를 세워야 돼요. और इसलिए आपको जो है एक अपना आपका गोल भी होना चाहिए। 내가 오늘부터 내일부터 사업할 거야. आप मान लीजिए कि आप कल से अब बिजनेस ये स्टार्ट करने वाले हैं, 난 내일은 무조건 3명을 가입시킬 거야. तो फिर मैं 3 लोगों को रजिस्टर कराऊंगा ही कराऊंगा, ये आपका गोल होना चाहिए। 내일은 몇 가지 애터미 상품을 사용할 거야. कल को कितना आप कॉस्मेटिक कोरियन एटॉमी का प्रोडक्ट जो है कितना आप यूज करेंगे, वो भी आपके डिसाइड होना चाहिए। 내일은 내 파트너 중에 다음 달에 세미나 하는데 참석하라고 권할 거야. और अगले मंथ में सेमिनार है, तो आप किन पार्टनर्स को कल को जाके बात करेंगे और किनको कन्विंस करेंगे कि आना है उनको सेमिनार। 이 네 가지 일의 목표를 정해서 계속 내가 그거를 실행에 옮겨. 4 जो है, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के लिए आपको गोल सेट करना होगा और कल क्या करना है उसको अभी से डिसाइड करना 그 पड़ेगा। 처음 시작하는 분들 습관이 안 되고 힘들어. और जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए तो काफी डिफिकल्ट होता है, उनको लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट है। 그래서 애터미에 이때까지 안 보낸 시간을 애터미에 매일매일 내가 5시간, 8시간 내가 보내겠다고 목표를 세우고 그거를 실행에 옮기는 거예요. और इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं रोज 5 से 6 घंटे जो है एटॉमी को दूंगा, चाहे उसका वीडियो देखने में हो, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने में, चाहे कुछ भी हो। 저는 사업을 안 해도 그 습관이 들어있다. इसलिए मैं अगर उस टाइम पे बिजनेस नहीं भी कर रहा हूं, तो वो टाइम जो है एटॉमी को ही स्पेंड करूंगा, ये डिसाइड करना होगा। 골프장 가도 제가 운동하다가도 캐디 보고 애터미 하라고. और अगर मैं खेलने के लिए भी जा रहा हूं, तो भी किसी ना किसी को, अगर कोई साथ में हमारे जा रहा है, तो उसको भी एटॉमी के बारे में बताऊंगा। 비행기 타서 승무원인데 애터미 안 했냐고. और अगर आसपास में कोई, अगर फ्लाइट आप जा रहे हैं कहीं फ्लाइट से, तो आसपास अगर कोई है तो उससे भी पूछ सकते हैं कि आप एटॉमी करते हैं या नहीं। 저도 그게 일상. और वो आपके लाइफ में होना चाहिए, अपने जीवन में होना चाहिए। 우리 제가 여기 있는 아파트에 그 우리 자는데 그 주인이 애터미를 안 하더라고. और जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, वहाँ पे जो मालिक है वहाँ का, वो एटॉमी के बारे में नहीं जानता, वो एटॉमी करता नहीं है। 그래서 내가 저녁을 먹었는데 왜 안 하는지 다 물어봤지. तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं करते हैं डिनर के टाइम पे, 그래서 내가 바로 가입시켰어. और उसके बाद फिर उनको साथ में डिनर भी कराया। 그 오늘 아침에도 밥 먹으면 또 이제 애터미 얘기하는 거야. और उसके बाद फिर आज फिर वो मिले, तो आज फिर मैंने उनसे एटॉमी के बारे में बात की। 그래 어제 저녁에는 가입했다고 축하한다고 제가 저녁을 사줬어. और उसके बाद कल को मैंने उनको एक बार डिनर पे भी मैं लेके गया था, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, क्योंकि कल उन्होंने रजिस्टर कर लिया है एटॉमी 저녁 में। 사주면 무슨 얘기예요? 애터미 얘기야. और डिनर कराने का ये मतलब है कि हम लोग जाके साथ में बैठे कि अब हम लोग जो है एक कंपनी के मेंबर्स हो गए। 네 가지 얘기하는 네 가지. और 4 ही चीजों मैंने उनको बोली थी करने के लिए। 사장님 요 홈페이지 들어가 막 히트스 많은 거 보니까 VD 보세요.
मैंने पहला यही कहा था उनको जरूर होम पेज पे जाएं और वीडियोस देखें। 그렇게 사장님 좀 젊으니까 상품 구매해서 사용을 해보시라고. और वो काफी यंग है तो मैंने उनको बोला कि कोई प्रोडक्ट भी आप यूज करके देखिए। 그리고 여기 지금 아는 고분 또 식당에 같이 일하시는 분들 있어. 다 가입시키라고. और तो मैंने उनको ये भी कहा कि आप अपने जितने भी मेंबर्स हैं आपके रेस्टोरेंट में उनको भी जो है ऐड कीजिए इसमें। 아, Atomy 그랬더니 में। 아, 그러면 되겠네요. तो उनको काफी समझ में आया और बोले कि हाँ ये अच्छा काम है। 아, 그런데 일하는 분 중에 몇 분이나 네팔인은 어때요? 아, 그거는 비자 걸어서 힘들고 알아보세요. तो उन्होंने कहा कि कितना लोग इसमें रजिस्टर करते हैं। मैंने बोला कि सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है और मैंने बताया भी कि इसमें जो है अनलिमिटेड है, आप कितना भी रजिस्टर करा सकते 그리고 이 세미나인데 와야 된다고. हैं। और मैंने बोला उनको कि सेमिनार में आपको आना पड़ेगा लेकिन। 그 아침 먹고 또 떠드는 거예요. और फिर उन्होंने जो है वो बोले कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगा ये काम। 저녁도 밥 사주면 곧 떠드는 거예요. 이거. और तो मैंने क्या किया, मैंने लगातार उनसे एटॉमी के बारे में बात करती रही। चाहे 그러면서 그러지. 당신이 진짜 이 시작하면서 빨리 성공할 수 있을 것 같다고. तो आज भी वो एटॉमी के बारे में बात कर रहे थे और कल रात को भी उन्होंने एटॉमी के बारे में बात किया। तो मुझे लगता है कि वो जब मेरे से मिलेंगे एटॉमी के बारे में बात करेंगे तो 그러니까 이제 वो जल्दी, वैसा आदमी जल्दी सक्सेसफुल होता है। 오늘 아침에 기분이 좋아가지고 막 저희한테 대접을 더 잘하라고. और आज उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से इनसे मिले और उन्होंने कहा कि मैंने एटॉमी ज्वाइन कर लिया है। 그 이거를 여러분들이 일상화, 그죠? 내 몸의 습관으로 만드는 거예요. और इसलिए आपको जो ये हैबिट में लाना होगा इन चीजों को, अगर आपको एटॉमी करना है तो। 그래서 보통 우리 세상의 성공자들 100명 중에 3명밖에 성공을 안 해요. और अगर देखा जाए अगर इस वर्ल्ड में तो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में सिर्फ 3 लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। 그 बाकी लोग नहीं हो पाते। 성공자들은 반드시 매일, 매달, 매주, 매년에 목표를 정하고 실천에 옮긴다. और वो जो 3 लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, रोज हम अपना जो है एक गोल सेट करते हैं, उस गोल को कंप्लीट करते हैं, फिर एक नया एक गोल सेट करते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते 자, 이 일이 어려워요? हैं। ये काम क्या डिफिकल्ट है? 쉬워요. बहुत ही इजी काम है। 자, 이 일이 어려워, 쉬워요? बताइए ये इजी है या डिफिकल्ट है? 쉽다니까. हाँ बिल्कुल इजी है, 그러니까 너무 쉬워서 실천을 안 해. लेकिन बहुत ही इजी काम है इसलिए ज्यादा लोग नहीं करते हैं इसे। 저는 사업을 안 해도 하고 있는데 मैं भी ये काम करता हूँ। 내가 그분을 또 가입시켜 줬더니 막 본인이 좋아가지고 홍영구 사제 파트너가 된 거예요. और मैंने भी एक इनको जो है रजिस्टर कराया है और वो बहुत ही खुश हो जाता है आदमी अगर किसी के अंडर में अगर मैं रजिस्टर करा देता हूँ किसी को। 자, 우리가 이 일을 이렇게 만들어 가는 거예요. इस तरह से हम लोग जो है काम अपना बढ़ाते हैं और इस तरह से आगे काम करते हैं। 요 PT 자료 좀 보죠. 그러니까 여러분들이 너무 어렵게 생각하지 이 쉬운 일이 쉬운. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। 단순한 이 네 가지 일을 계속 반복적으로 하는 것이 애터미 사업이다. और ये जो सबसे इजी काम है, 4 काम, ये चीज को लगातार करने को लगातार रिपीट करने को जो है यही काम जो है हमारा एटॉमी करती है और एटॉमी का यही मोटिव है, ऐसा ही काम करने का मोटिव है। 그래서 여러분들에게 자본, 지식, 능력 필요 없다고 얘기해요. और इसलिए इन कामों में आपको बिल्कुल भी स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत तेज हो इसकी भी जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन शार्प हो इसका भी बिल्कुल भी 애터미의 जरूरत नहीं है। 성공은 애터미의 성공은 몰라서 못하는 게 아니에요. एटॉमी में सक्सेस जो है वो नहीं जानने की वजह से नहीं है। 이거를 실천 안 해서 성공을 못하는. ये जो रिपीटेशन में काम नहीं होता है, इसको रिपीटेशन में काम नहीं करते हैं, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं लोग। 그러니까 저도 이 애터미 시작할 때부터 항상 저 머릿속에 든 게 있어요. और एटॉमी स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में भी ऐसा ही हमेशा आता था। 매일 아침에 저가 노트에 메모하는 거예요. मैं हमेशा रोज सुबह जो है मेमो करता हूँ, लिखता हूँ। 그게 뭐냐면 क्या? 내가 적어요. 지금 이 순간 나의 정신은 깨어 있느냐? अभी मैं इस समय में मेरा जो दिमाग है वो जागृत है 그리고 최선을 다하고 있느냐? और मैं अपने आप से अपना सारा पूरा एफर्ट 100% एफर्ट लगा रहा हूँ। 저인데 질문하는 거예요. ये अपने आप से मैं पूछता हूँ हमेशा। 그러니까 저도 이 애터미에 함께 성장해서 그죠? 성공을 하기 위해서 똑같은 일을 반복적으로 일을 해온 거예요. इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है और सबको सक्सेसफुल होना है तो सब लोगों को एक ही काम लगातार रिपीटेडली करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। 제 친구들이 나보고 애터미 미치다고 그래요. और इसलिए मेरे लोग जो है मेरे दोस्त जो है मुझे देखते हैं और बोलते हैं। 제가 일주일 전에 친구를 만났어. मैं बहुत एक
मेरा क्लोज फ्रेंड था, बहुत पहले हम लोग क्लोज फ्रेंड थे, उसके बाद वो कुछ समय पहले मिले, 그 외국 언제 나갔냐고. तो पूछता है कि कब जा रहे हो फॉरेन। 다음 주 월요일 날 나가. तो मैं बोलता हूँ कि अगले वीक मंडे जा रहा हूँ। 너는 애터미하고 좀 완전 결혼해서 산 것 같아. 이렇게. वो उनका कहना रहता है कि सही में लगता है कि तुम एटोमी से शादी कर ली हो और इसके साथ ही रहते हो। 왜냐하면 저 친구들이 집에서 다 놀거든. क्योंकि वो जितने मेरे दोस्त हैं मेरी उम्र के, वो सब लोग अभी घर पे बैठे हुए हैं। 나는 아직도 인도 와가지고 여러분들이 이 애터미 하자고 얘기하고 있는 거야. और मैं अभी भी आप लोगों से एटोमी की बातें करता हूँ। 그게 내 미쳐가 있잖아요. और इसलिए उनको उनका कहना होता है कि तुम पागल हो। 그러면서 즐기시라고. तो इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है तो एंजॉय कीजिए उस चीज को। 내가 누구한테 거절당했다고 और 이렇게 의기소침하지 말라고. और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होइए और कभी भी सर झुका के मत बैठिए। 오늘 여기 처음 오신 분들 제가 이 애터미 하면서 요걸 얻어먹어도 우리 홍영고 인피를 맡아 내가 요걸 더 얻어먹었어. और अगर आप देखें तो आप जाएंगे और एटोमी का बिजनेस करेंगे तो पहले गाली सुनेंगे, लेकिन अच्छा। हमसे ज्यादा और मिस्टर होंग से ज्यादा आप लोगों ने गाली नहीं सुनी होगी। 애터미에서 진짜 빨리 성공하시고 싶으면 और सही में अगर आपको एटोमी में जल्दी सक्सेसफुल होना है तो 내 주변 사람으로부터 비난과 욕을 많이 얻어먹어야 돼. और तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो, अगर एटोमी के बारे में बताने जितना से ज्यादा गाली हो उतना ज्यादा गाली सुनिए, 그리고 실패도 많이 해야 돼. और उसका लेकिन कभी भी बुरा भी मत मानिए। 그래서 우리 회장님이 이 애터미의 성공의 값을 뭐라 그러냐? 꼴값이라 그랬어. 꼴값. और इसलिए एक कहावत है कोरियन में कि जब तक सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा गाली नहीं मिलेगी, तब तक आप जो है फूलेंगे फलेंगे नहीं। 진짜예요. 그러니까 내가 애터미를 얘기한다 해가 누가 나한테 거절한다 해서 여러분들 스스로 위축되면 안 된다고. और इसलिए आप कितना भी लोग कुछ बोले, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, अपने काम पे आप डेडिकेशन से काम 아니 करते 내가 रहिए। 집주인인데 아주 애터미 하자 그러는데 안 한다 그랬어. और ऐसा मैंने अपने पहले बोला था, अपने जो मकान मालिक है उनको बोला था कि एटोमी करिए, तो उन्होंने मना कर दिया। 그 저는 안타깝죠. लेकिन मुझे बुरा लगता है जब कोई मना करता है तो। 아이고 바보같이 그 애터미도 뭐하러 왜 안 한다 그러지 이렇게. तो पूछता हूँ कि क्यों नहीं करते हैं आप एटोमी, इतना अच्छा काम है। 즐기지 못하는 사람은 가서 하자 그랬는데 안 한다 그러면 자기가 마음을 다쳐버려. इसलिए अगर किसी को बोलते हैं आप एटोमी करना और वो मना कर देता है तो सही में आपको पहले स्टार्टिंग में बुरा लगता है। 그러니까 이분도 똑같이 엄청나게 저 실패도 많이 하고 실수 많이 하고 그렇게 한 거예요. और ये भी मिस्टर होंग जो है, इनको भी बहुत ही लोगों ने ना कहा है स्टार्टिंग में, और बहुत ही ज्यादा फेल हुए हैं और उसके बाद में जाके सक्सेसफुल हुए हैं। 그러니까 저는 뭐 누군지 막 얘기하는데 있잖아요. 뭐 이렇게 심각하게 생각 안 해. और इसलिए मैं कभी भी किसी से बात करता हूं तो इस ढंग से कभी भी नहीं सोचता हूं कि कोई कुछ बुरा फील करने वाली बात जो मुझे। 제가 시애틀에 있을 때 항상 그 아시아나 항공 비행기를 이렇게 타고 티켓팅하는 장소가 있어요. एक आशियाना एयरलाइंस का जब मैं सिएटल में था तो आशियाना एयरलाइंस का एक टिकटिंग काउंटर था जहां मैं हमेशा जाता था टिकटिंग के लिए। 그 티켓팅하는 나 3분도 안 되는 시간에 너 애터미 아느냐 또 뭐 얘기해요. और तो मैं जब मैं उनसे टिकटिंग काउंटर पे मिलता था जाते वक्त, तो वहां पे उनसे भी पूछता था कि एटोमी के प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो। 내가 고객이니까 예 알아보고 있습니다 그래. तो वो बोलते थे कि हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस चीज को। 그다음 한 몇 달 뒤에 가가지고 알아봤느냐가 또 얘기해. कुछ महीनों बाद फिर मैं गया वहां पे और फिर पूछा कि एटोमी के बारे में पता किया आपने? 그럼 표정이 이렇게 안 알아봤거든. तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है। 아니 알아보라는데 왜 안 알아보느냐고. तो मैंने पूछा कि अब जब देख लिया समझ लिया तो फिर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हो? 그 나중에 또 두 달 뒤에 또 가서 티켓에 또 얘기해. फिर 2 महीने बाद मैं वापस गया वहां पे, फिर मैंने उनसे पूछा। 그래서 나중에 자기도 미안했대 가입하더라. तो वो बहुत ही सॉरी फील किया उन्होंने और फिर वो रजिस्टर कर लिया। 그러고 뭐 나하고 엄청 친해졌어. और उसके बाद बहुत ज्यादा हम लोग क्लोज हो गए, बहुत क्लोज हमारा रिलेशन हो गया। 티켓팅하고 내가 비행기 타는데 가가 있으면 초콜릿까지 갖고 와서 드시라고. और इसलिए जब मैं फिर वापस जाता था वहां पर टिकटिंग के लिए कभी, तो वो हमेशा टिकटिंग के बाद जो है मेरे साथ में जाते थे और फिर कभी कभी मुझे चॉकलेट भी लाके देते थे। 이렇게 또 친구가 될 수 있는 거예요. और इसलिए उस तरह से वो हम लोग दोस्त बन गए दोनों। 내가 이제 그러면 포기를 안 하는 거야 포기를. इसलिए मैंने कभी भी छोड़ा नहीं कुछ भी। 그러니까 이거 내가 누군가 만나든지 뭐 하면 저분 가입 안 하면은 포기하지 말고 계속. इसलिए आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। कभी भी कोई मना करता है, कभी भी कोई गाली देता है तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको लास्ट समय तक उसको कन्विंस करना है और लास्ट समय तक बने रहना है। 간단해요. 내가 이기나 네가 이기나 내 얘기하는 거예요. इसलिए ये मेरी बात हो चाहे आपकी बात हो, बहुत सिंपल सी बात है। 제가 가장 좋아하는 시예요. 시. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला एक पोएम है। 자 이거 한번 읽어보죠.
Do you truly desire it? If so, seize this very moment. Whatever you do, whatever you dream, start from this moment on. 그렇죠? 자, 저나 여러분이나 지금 내가 지금 현재 이 모습이 그죠? 내가 어떻게 살아왔는지 그 결과의 모습. और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये कंक्लूजन है जो मैं जैसे जीते हुए आ रहा हूँ अब तक मेरा जैसा जीवन है उसका ये कंक्लूजन है. 그 과거 60년 동안 만들어진 내 모습이라. ये 60 साल तक जो बनता हुआ आया है ये मेरा चेहरा है और यही मेरा एक्सपीरियंस है. 과거 못 바꿔. और पास्ट कभी भी चेंज नहीं होता 현재도 바꾸기가 쉽지 않아. और अभी जो प्रेजेंट है वो भी चेंज नहीं हो सकता. 그럼 내가 미래를 바꿀 수 있단 말이야. बट आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं. 그러면 미래를 바꾸려면 내가 지금 이 순간에 뭘 해야 되느냐고. और लेकिन अगर आपको फ्यूचर अपना चेंज करना है तो आपको इस मोमेंट में क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है. 저는 미국에 있을 때부터 이런 시 한 편을 붙들고 일을 하고. और इस तरह से मैं जब यूएस में भी स्टार्ट किया था काम करना तो इस तरह से कोई एक पोएम को मैं उठाया था और उसके थ्रू जो है मैं काम करता था. 나는 지금 이 순간 열심히 할 거야. लास्ट तक मैं मेहनत से काम करूंगा. 이 순간에 최선을 다할 거야. इस जो वेरी मोमेंट है अभी यहाँ पे मैं अपना 100% दूंगा. 이 한 생각만 하는 거야. 한 생각. तो इस तरह का काम जो है आपको भी करना चाहिए. 그러다 보니까 매일매일 삶에 지치지라. और इस तरह से जो है रोज रोज अगर इन चीजों को आप करते हैं तो आपका जीवन भी बहुत ज्यादा बदलता है. 그리고 삶도 재미도 있고. और उसके बाद काम भी आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है. 내 친구들은 너는 미국 외국 나가지고 똑같은 얘기를 하는데 안 지겹냐고. तो मेरे दो दोस्त भी पूछते हैं कि तुम तो लगभग जहां भी जाते हो एक ही बात करते हो तो तुमको लगता नहीं बोरिंग नहीं हो जाता तुम्हारे लिए. 안 지겹다고. मुझे नहीं लगता बोरिंग है. 왜? क्यों? 내가 이 순간에 살지. 미래에 내가 힘들다고 그 생각이 그걸 끌고 와가지고 내가 사느냐고. क्योंकि इस तरह से मैं रोज रोज अपना गोल सेट करता हूँ रोज रोज कुछ ना कुछ नया करता ही हूँ. 그러니까 여러분들의 미래를 바꾸시고 싶으면 और इसलिए आपको भी अपना अगर फ्यूचर चेंज करना है तो 지금 이 순간 अभी इस समय 오늘 하루 आज को 일을 어떻게 보낼 거냐에 따라가 미래가 달라진다. आप कैसा अपना जीवन अभी बिताएंगे अभी इस मोमेंट को कैसा स्पेंड करेंगे वो आपका फ्यूचर को डिसाइड करता है. 제가 15년 전에 미국 가서 1명, 5명, 3명 놔두고 했던 그 세미나의 결과 내용이 और ये जो है जब मैं यूएस में था 2 सेमिनार करता था 2 लोग 4 लोग 5 लोग 오늘의 나를 만들어. और वो वैसा इन्वायरमेंट वैसा सिचुएशन आज मुझे इस जगह तक पहुंचाया है. 오늘의 이 회사가 이렇게 커진데 제가 적지 않은 기회를 했다. और इस तरह से वो वहां से जहां पर एक कंपनी जो है बिल्कुल जिसे कोई भी नहीं जानता था जिसके सेमिनार में कोई भी नहीं आता था वहां से ये कंपनी इस तरह से बनी. 제가 일하는 이 내용을 통해서 많은 분들이 성공을 했거나 성공의 길로 가고 있다. और जो भी मैंने बताया है उसके थ्रू बहुत सारे लोग जो है इस सक्सेस के पाथ पे चले हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जो है जिन्होंने जो सक्सेसफुल हुए हैं. 그러니까 여러분들의 성공이 어떻게 보면은 제 삶의 의미예요. और आप देखा जाए कि आपका सक्सेस जो है वो मेरे लाइफ का मीनिंग भी है. 내가 날 30년 뒤에 내가 죽게 되는 거야. मान लीजिए 30 साल पहले अगर मैं मर गया होता 죽을 때 사장님이 성공했는지 안 했는지 내가 기억을 할 거야. तो वो आप 30 साल बाद अगर ये मर भी जाएंगे तो इनको कम से कम ये पता रहेगा कि आप जो है सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए. 분명히 이 사장님이 내 강의를 들은 और आप हमेशा जो है क्लास जरूर लेते रहिए. 지금 좀 성공을 했을 거야. अभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या. 만약에 누구를 통해서 성공했다는 얘기를 들을 때 मान लीजिए आप किसी के थ्रू पता चलेगा आपको कि कोई सक्सेसफुल हुआ है 오늘 내가 이 했던 이 강의가 의미가 있다. तो फिर आगे आने वाले समय में अगर कोई सक्सेसफुल होता भी है तो उसका जो 1% भी अगर बोला जाए कि मैं उसका मेरा क्लास उन्होंने लिया था या नहीं लिया था. 그러니까 여러분들의 성공도 저하고 똑같아요. और आपका सक्सेस और मेरा सक्सेस जो है सेम है. 저는 오늘 여러분들이 이렇게 얘기를 하는 거예요. और इस तरह से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ. 여러분들은 오늘 내일 가서 또 누구인데 여러분 파트너인데 और ये सेम बातें जो है जैसे मैंने आपको बताया ये आप कल जाके अपने पार्टनर को भी बताएंगे. 아마 그 파트너가 성공을 하게 되면 또 사장님이 내게 어떤 말을 했는지 어떤 행동을 했는지를 생각하게 돼요. तो फिर
और अगर वो पार्टनर आपका सक्सेसफुल होता है तो आप जरूर सोचेंगे कि वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, कैसे सक्सेसफुल हुआ। 그 많은 파트너분들이 사장님이 어떻게 그분들한테 얘기했는지를 기억하고 있다면 और वो जो बंदा है जो सक्सेसफुल हुआ है वो आपकी बातों को जरूर याद रख के सक्सेसफुल हुआ होगा कि आपने कैसा काम किया, आपने क्या बताया है उनको। 사장님의 이 애터미의 삶은 진짜 풍요롭게 사십니다. और इस तरह से जो है आपको एटॉमी में रहते हुए और बहुत ही अच्छे से काम करते हुए अपना जीवन को बिताना चाहिए। 누군가의 기억 속에 나라는 존재가 머릿속에 들어있다. और आपकी बातें किसी न किसी के दिमाग में बैठेगी और वो उसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ और अलग काम करेगा। 그 나라는 존재가 삶이 그죠? 잘 살았다 그 뜻이잖아. और इस तरह से अगर किसी के दिमाग में आपका बात रहता है और आपको वो फॉलो करता है तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ बेटर है, अच्छा है। 그래서 애터미 사업하는 것이 오늘의 내가 행복을 누리려고 하는 것만 아니에요. और इसलिए एटॉमी में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लिए कर रहे हैं। 여러분들의 내일을 생각하고 지금 오늘 여기 앉아 있는 거예요. और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आज के बारे में आप सोच रहे हैं, आप कल के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप यहाँ आज बैठे हैं। 내일의 애터미에서 내일의 희망이 있다. और कल का मतलब है आपका डिजायर, आपका होप। 그 희망이 나를 일깨워서 행동하게 만든다. और वो होप जो है, वो डिजायर जो है आपको अभी आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज करेगा। 그 행동을 하면 실천하면서 그죠? 여러분들 스스로 자유를 느껴. और इसलिए उस चीज के लिए जब आप करेंगे तो उस चीज के लिए जब आप काम करने लगेंगे तो आपको आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। 그 행동이라는 그 자유가 쌓이면 और वो जो सारा जो आपका एटीट्यूड है वो धीरे धीरे जब एक जगह पे जमा होगा 그 성공이라는 실체가 이렇게 나타나. तो फिर इस तरह का सक्सेसफुल लीडर आप बन जाए। 자, 우리 홍영구 임페리얼 마스터님은 애터미하고 100년 같이 갈 수 있는 성공자가 됐다. ये मिस्टर होंग जो है वो 100 साल तक चलने वाली इस कंपनी में एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पे है। 여기 우리 사르노즈 마스터님 내가 커미션 얼마인지 알아? 이분 또 10년이 지나면 저렇게 될 거야. और अभी जो आप सामने बैठे हुए हैं सरन रोज मास्टर, मुझे आपका कमीशन पता है और थोड़े दिन में जो है आप भी उनके जगह पे मिस्टर होंग की जगह पे होंगे। 그렇게 되신 분들은 꿈을 이루고 और इस तरह से जो काम करता है, इस तरह से जो सोचता है उसका ड्रीम भी होता है 그 자체가 축복이 됩니다. और उस सबको अगर मिला देंगे तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे होती है। 그래서 오늘 여기 오신 모든 분들이 애터미를 통해서 100년의 축복을 받으시기를 바랍니다. और मैं चाहूंगा कि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो 100 साल तक एटॉमी में रहें और 100 साल तक एटॉमी के साथ काम करें और जो है ये एक फॉर्चून की तरह है आपके लिए और हमारे लिए। 그 100년의 축복이 멀리 하늘에 있는 게 아니고 바로 여러분 앞에 주어져가 있어요. और ये जो है एक फॉर्चून की तरह जो है बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी आ सकता है, आपके बहुत पास। 그 100년의 축복을 내가 움켜쥘 거냐 놓을 거냐 오늘 이 시간에 여러분 앞에 주어져요. और वो लक जो है आपके कितना करीब आ सकता है उसको आपको अभी डिसाइड करना है, इस मोमेंट पे डिसाइड करना है। 그러니까 애터미는 선택이 능력이다. एटॉमी जो है वो उसमें बस इतना ही स्किल है कि वो आपका इतना ही स्किल है कि आप एटॉमी को चूज करते हैं या नहीं करते हैं। 생각하시고 सोचकर 진짜 알아보는 시간을 가져보시고 애터미를 통해서 모두 성공하시길 바랍니다. और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सोचिए और फिर जाके रिसर्च कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए और रिसर्च कीजिए एटॉमी के बारे में। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो है सक्सेसफुल बने एटॉमी के थ्रू। 감사합니다. धन्यवाद।